What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर. वेलकम टू स्टिल लव फैमिली. तो कैसे हो मेरे दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो. बहुत शानदार बात यहाँ पर बोली गई यार. आज की डेट में अगर आप लोग बात करें, अगर एक इंसान डेडिकेटेड है और एक डिसिप्लिन में है तो आप लोग बोल सकते हैं कि टैलेंट जो है एक बार को उसके सामने टिक नहीं पाएगा. रीजन क्या है? रीजन यहाँ पर यह कि जो टैलेंटेड इंसान होगा वो बेसिकली खरगोश वाला काम करेगा, और जो यहाँ पर डिसिप्लिन और डेडिकेटेड इंसान होगा वो हर एक काम को सही तरीके से लेकर चलेगा, और कहीं ना कहीं यही आप लोग एक उसका टैलेंट भी बोल सकते हैं. तो इसलिए बोला गया टैलेंट इज नथिंग विदाउट डेडिकेशन एंड डिसिप्लिन, और डेडिकेशन डिसिप्लिन इज ए टैलेंट इन इटसेल्फ. यानी कि अगर आप लोग ऑलरेडी डेडिकेशन और डिसिप्लिन के साथ में चल रहे हैं तो आप लोग ऑलरेडी टैलेंटेड हैं. यहाँ पर ये बोलने की कोशिश की गई है. आप लोगों ने यहाँ पर ये जो वीडियो है मैंने कल अपलोड की थी जैसे कि यहाँ पर, और इसके नीचे आप लोग एक बार कमेंट पढ़िएगा जाकर. कई सारे बच्चों के द्वारा यहाँ पर बेसिकली ये बताया गया कि हाँ सर ये दिक्कतें हैं और हम लोग ये चीज़ें इंप्लीमेंट करने वाले हैं. तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यहाँ पर ये है कि अगर आज की डेट में यहाँ पर अगर आप लोग एक तरीके से अपने आप को मोटिवेट करते हैं कोई काम करने के लिए रेगुलरली, ठीक है, तो मोटिवेशन आप लोगों का टिकेगा कुछ टाइम पर लेकिन हो सकता है फिर चला जाए. पर लेकिन अगर डिसिप्लिन और डेडिकेशन आप लोगों के अंदर है तो ये चीज़ें आप लोगों की हमेशा चलती रहेगी. तो वही चीज़ें यहाँ पर समझाने की कोशिश भी की गई है, और कई सारे बच्चों ने ये वीडियो कई बार देख डाली. बेसिकली देखिए होता क्या है, अगर आप लोग जिंदगी में कोई प्रॉब्लम से फेस कर रहे हैं और वही चीज़ सेम सामने वाला इंसान आकर आप लोग कोई बोल दे तो आप लोग उसके साथ में कनेक्ट कर जाते हैं. तो हमेशा अगर आप लोग अपने आप को डिसिप्लिन में रख पाते हैं चाहे कोई भी कंडीशन क्यों ना हो, तो आप लोग हमेशा अपने काम को अच्छे से लेकर चलते रहेंगे. पर लेकिन अगर डिसिप्लिन में आप लोग नहीं है तो फिर दिक्कतें देखने को मिलेगी. आप में से कितने ऐसे सेलिब्रिटी फैमिली मेंबर हैं जो बिल्कुल डिसिप्लिन में रहते हैं? हाँ, जो काम डिसाइड कर लिया वो बिल्कुल कंप्लीट करना है और इसी के साथ में हर एक पैटर्न को फॉलो करके चलना है सही तरीके से. बताइए जरा, जानो तो सही. और आज का टारगेट क्या है ये जरूर बताइएगा, और वीडियो को एंड में एक बार जब वीडियो कंप्लीट हो जाए 1 मिनट के लिए बंद कर रिकॉल करना कि क्या क्या आज हम लोग ने डिस्कस किया है. ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोग यहाँ पर काफ़ी कुछ डिस्कशन रहे, काफ़ी शानदार डिस्कशन रहेगा, अच्छे से एंजॉय करेंगे. सबसे पहले आप लोगों के सामने यहाँ पर एक क्वेश्चन है जो कि पार्लियामेंट के बारे में है. बात की जा रही है टर्मिनेशन ए सेटिंग ऑफ पार्लियामेंट फॉर एन इंडेफिनिट पीरियड, यानी कि जिसका कोई डिफाइंड पीरियड नहीं है, जिसको हिंदी में अनिश्चित काल आप लोग बोलते हैं. उसके लिए अगर किसी पार्लियामेंट के आप लोग सेशन को बेसिकली टर्मिनेट करते हैं सिटिंग को, तो यहाँ पर ये किसके फॉर्म में इसको बोला जाता है? ये एडजन हो गया, एडजन साइने डाई हो गया, प्रोरोगेशन हो गया, या फिर डिजोल्यूशन हो गया. तो कौन सा है यहाँ पर इनमें से सही आंसर? ए, बी, सी, एफ, डी. ये आप लोग बताइए, फिर मैं आप लोगों को इसका सही आंसर दूंगा, और ये सारी जो टर्म है ये भी आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा. यानी कि पॉलिटिकल एक अच्छा सा सेक्शन भी आप लोगों का कवर हो जाएगा जब इनके बारे में मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा. ठीक है, आइए अब आर्टिकल्स के ऊपर नजर डालते हैं. काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, एक एक कर आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में बनते हैं. अगर सही तरीके से इनको समझकर आप लोग चलोगे तो कोई डाउट नहीं देखने को मिलेगा. अच्छा आर्टिकल है, डेथ पेनल्टी के बारे में बात की जा रही है. हालांकि डेथ पेनल्टी अच्छी नहीं है पर लेकिन आर्टिकल अच्छा है. ठीक है, तो समझेंगे इसके बारे में क्या क्या मुद्दे हैं अभी, और क्यों रिसेंटली अभी यहाँ पर चीजें जो हैं वो न्यूज में है. अगर बात करेंगे यहाँ पर ये वाला आर्टिकल, ये म्यांमार के बारे में है. यहाँ पर म्यांमार के अंदर एक काफी इंपॉर्टेंट लीडर है जिनका नाम है आंग सान सुई की. उनको जो है रिसेंटली अभी यहाँ पर करप्शन के चार्जेज में उनकी जो सजा है वो बेसिकली वहाँ पर वैसी जेल में पड़ी है, सजा और यहाँ पर बढ़ गई है, और एक तरीके से यहाँ पर कई सारे इश्यूज म्यांमार के अंदर देखने को मिल रहे हैं. तो पूरा बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में बताऊंगा. और देखिए टॉपिक को ऐसे पढ़ा करो ताकि उसको कभी भूलो ना, बल्कि किसी को पढ़ा दो, उस तरीके से आप लोगों को टॉपिक पढ़ना चाहिए. ठीक है, ताकि सारी चीजें जो है वो माइंड में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर रहे. ये वाला जो आर्टिकल है ये बेसिकली जो बाइडेन के बारे में लिखा गया. यूएसए में ये माना जा रहा है कि जो बाइडेन की जो लोकप्रियता है वो ज़्यादा अच्छी नहीं है अगर देखा जाए तो, और आने वाले टाइम में और दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं. आने वाले टाइम में हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है फिर से प्रेसिडेंट आप लोगों को बने हुए नजर आए. इसमें आप लोग क्या रहे हैं? आप लोगों को लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बन सकते हैं, हाँ या फिर ना? अभी यहाँ पर एक राइटर ने एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर पैरे के अंदर यहाँ पर कहीं पर बोली गई है. इनके द्वारा ये बोला गया कि आज की डेट में जो बाइडेन को बस एक इंसान मिल गया और वो है पुतिन. हर एक जो नहीं है रेस्पॉन्सिबिलिटी, हर एक दिक्कत जो भी चल रही है, हर एक जो बदतमीजी चल रही है पुतिन की, तो उसी के ऊपर सारे ठेकरे फोड़े जा रहे हैं. देश में इन्फ्लेशन क्या है? पुतिन की वजह से. देश में जॉब कम क्या है? पुतिन की वजह से. देश में भुखमरी क्या है? पुतिन की वजह से. यानी कि पुतिन मिल गया इनको. तो राइटर ये बोलेंगे पुतिन को आप लोग इस तरीके से टारगेट नहीं कर सकते कि हर एक चीज जो भी तुम्हारी प्रॉब्लम है पुतिन के ऊपर ठेकरा फोड़ दो ले जाकर. तो ये सही तरीका नहीं है. तो इसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है. इंपॉर्टेंट नहीं है, यूएसए की पॉलिटिक्स का कहने का मतलब ये कि इग्नोर कर सकते हो. ठीक है, यहाँ पर बात की जा रही है फ्री बीज के बारे में. तो फ्री बीज यानी कि फ्री में जो माल बांटा जाता है हमारी पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा जब भी कोई इलेक्शन आता है पास में, तो वो कितना सही है, तो उसके बारे में यहाँ पर बातें की जा रही है. ये इकोनॉमी पर कैंपेन डालता है. तो कई सारी बातें बताऊंगा, जानकर आप लोगों को मजा आएगा इसके बारे में. इन्फ्लेशन आप लोगों को पता ही है, बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, वो सब चीजें हैं जिसके बारे में आप लोगों को पता ही है आज के डेट में क्या क्या चल रहा है.
डीजल पेट्रोल के प्राइस भी आप लोगों को आसमान छूते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों ने सीएनजी लगाई तो सीएनजी के प्राइस बढ़ गए। तो वो सारे ऐसे इश्यूज हैं जो कि चल रहे हैं, जो कि आप लोगों को पता ही है, ठीक है। ये बेसिकली बिहार के बारे में है। यहाँ पर बिहार के अंदर में ड्रिंकिंग वाटर इनिशिएटिव को लेकर चीज़ें आगे चल रही हैं। तो यहाँ पर बिहार के अंदर में कई सारी दिक्कतें देखने को मिलेगी अगर बिहार वासी हैं पर्टिकुलर आप लोग। तो ये आर्टिकल आप लोग देखते हैं। बात की जा रही है यहाँ पर सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे के बारे में। 2019 में एस्टिमेशन लगाया गया कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, जो इनके बच्चों की जो डेथ होती है वो यहाँ पर देखने को मिली ये बेसिकली 2019 में 29 के करीब, यानी कि 1000 में से कितने बच्चों की डेथ हो जाती है यहाँ पर, उसको बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो बिहार के अंदर काफ़ी हाई देखने को मिलता है। हालांकि अभी थोड़ा सा इंप्रूवमेंट भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो अभी जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5वां है, उसके अंदर कई सारी बातें बताई गई है, तो उसी का एनालिसिस किया गया है। तो अगर पर्टिकुलर बिहार से आप लोग आते हैं तो आप लोग इसको देख सकते हैं, वरना तो आप लोग इसको इग्नोर कर सकते हैं। वैसे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के ऊपर मैंने कई सारी बेसिकली आर्टिकल भी डिस्कस किए थे, तो ये आप लोगों को पता है। पीडीएफ में आप लोगों को ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं, और पीडीएफ आप लोग टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। कोई डाउट आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। ये वाला जो आर्टिकल है यहाँ पर, इसको मैं यहीं पर ही आप लोगों को बताऊंगा। बेसिकली ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में बन सकता है। अभी हुआ क्या है, यहाँ पर हमारी कंट्री में 2 ऐसी दवाइयाँ हैं जिनको इमरजेंसी अप्रूवल दिया गया है। इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन इसको बोलते हैं बेसिकली। तो ये जो ऑथराइजेशन है यहाँ पर इनको दिया गया है 26 अप्रैल को दिया गया है। अभी मैं आर्टिकल डिस्कस कर रहा हूँ आप लोगों से, आज है 29 अप्रैल। तो इनके 3 दिन पहले यहाँ पर ये दवाइयाँ बेसिकली अप्रूवल दिया गया कि बच्चों को ये दवाइयाँ आप लोग दे सकते हैं। इसमें एक है यहाँ पर कोर्बेवैक्स, जो कि 5 से लेकर 11 साल के बच्चों को दी जाएगी, और दूसरी यहाँ पर कोवैक्सीन, ठीक है। तो ये यहाँ पर बेसिकली 6 से लेकर 11 साल के जो बच्चे हैं उनको दी जाएगी। तो ये जो दवाई यहाँ पर अभी आप लोगों के सामने निकल कर आ रही है, इसमें जो बेसिकली एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसको यहाँ पर क्रिटिसाइज किया जा रहा है, वो क्या है कि कोई भी दवाई अगर आप लोग को अप्रूवल देना होता है तो यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन, जिसको NTAGI आप लोग बोलते हैं। तो इससे नॉर्मली क्लियरेंस माना जाता है नेशनल लेवल पर अगर कोई भी इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चलाना है। इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम मतलब अगर इम्यूनिटी को बेसिकली बूस्ट करने के लिए कोई प्रोग्राम चलाना है तो यहाँ पर आप लोगों को परमिशन लेनी पड़ती है। पर लेकिन विदाउट इसकी अप्रूवल लिए हुए यहाँ पर जो दवाइयाँ हैं उनको रोल आउट कर दिया जा रहा है। तो ये काफ़ी बड़ी एक बात सामने निकल कर आई है। क्या रियलिटी में ऐसा आप लोग कर सकते हैं? आप लोगों को ये इस तरीके से करने से क्या मजा आ रहा है? तो मतलब एक तरीके से क्रिटिसाइज किया जा रहा है गवर्नमेंट को कि ये जो पर्टिकुलर बॉडी है, ये जब बनाई गई थी इसका बेसिक पर्पज ये रखा गया था कि यहाँ पर एक्सपर्ट होते हैं कई सारे, और आप लोग प्रॉपर वे में दवाई को चेक करोगे और चीज़ों को ढंग से इंप्लीमेंट करोगे। और ये किसने बनाई थी? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बोला था कि यहाँ पर NITAG, तो इसके तहत यहाँ पर हर एक देश के अंदर में यहाँ पर स्टेब्लिशमेंट करना पड़ेगा आप लोगों को, ताकि यहाँ पर प्रॉपर अगर आप लोग कोई प्रोग्राम चला रहे हैं तो पता चल सके किस लेवल पर आप लोग काम कर रहे हैं। ग्लोबल वैक्सीन एक्शन प्लान जो है वो यहाँ पर 194 कंट्री से बेसिकली रिक्वेस्ट यहाँ पर कर रहा है कि यहाँ पर इसको एक्सेस मिलनी चाहिए, अगर बात करें इसके बारे में। पर लेकिन यहाँ पर अपने देश के अंदर भी अगर हम लोग बात करें, यहाँ पर ढंग से चीज़ों को लेकर नहीं चला जा रहा है। NITAG ये क्या बोलता है अगर बात करें, ये 6 क्राइटेरिया डिफाइन करता है। यानी कि एक तो आप लोगों को इसके लिए प्रॉपर एक कानून होना चाहिए, किस तरीके से आप लोग चीज़ें लेकर चल रहे हैं, ठीक है। इसके लिए टर्म ऑफ रेफरेंस होना चाहिए फॉर्मल, ऐसे नहीं कि बस ऐसी हवा हमें चीज़ें चल रही है, ये दवाई है इसको अप्रूवल कर दो, वो दवाई है उसको रोक दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। कल को किसी की जान चलेगी तो कौन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? कानून होना चाहिए प्रॉपर इमेज के तरह, ठीक है। बोला गया एटलीस्ट 5 ईयर एक्सपर्टीज होनी चाहिए अगर कोई भी यहाँ पर इसका मेंबर बनेगा, जो कि यहाँ पर बताएगा कि दवाई को इंप्लीमेंट करना है नहीं करना है। बोला गया कि यहाँ पर 1 मीटिंग कम से कम साल में एक बार होनी चाहिए। एजेंडा और बैकग्राउंड डॉक्यूमेंट आप लोग के प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए जब भी कोई मीटिंग हो उससे पहले। इसी के साथ में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी यहाँ पर ध्यान में रखना चलना पड़ेगा। पता चला इसमें सारे मेंबर वही बना दिए जिन्होंने कोई दवाई का इजाद किया है, वो तो बिना उसको चेक किए हुए अप्रूवल दे देंगे, तो कल को चलकर किसी की डेथ होगी तो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? तो ये बातें यहाँ पर बोली गई है। 2020 में बोला जा रहा है कि 151 कंट्री ऐसी हैं जो कि NITAG यानी कि ये इंपोर्टेंट है यहाँ पर, इसको बेसिकली एग्जिस्ट करती है, और 134 कंट्री ऐसी हैं जो कि NITAG विद ऑल 6 फॉर्मेलिटीज क्राइटेरिया को फॉलो कर रही है। यानी कि आज की डेट में मैक्सिमम कंट्री जो है वो इसको इंप्लीमेंट करके चल रही है। 85% जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है आज के दिन में यहाँ पर इसके अंदर आ रही है, और 52% कंपेयर टू 2010 में थी। यानी कि अभी फिलहाल जो है इसके अंदर संख्या बढ़ गई है। तो ये पर्टिकुलर एक एडवाइजरी कमेटी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है, जिसके बारे में आप लोगों को याद रखना है। तो कल को क्वेश्चन बन जाए कि ये क्या है, कल को आप लोगों से क्वेश्चन यहाँ पर डायरेक्ट पूछ ले कि NITAG क्या है, तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है कि नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन, तो इसके बारे में क्वेश्चन पूछे तो आप लोगों को पूरा आइडिया होना चाहिए, ठीक है। तो ये अभी 2 दवाइयां भी मैंने आप लोगों को बताई है, अगर ये लेनी है किसी को घर में तो उसको भी आप लोग ध्यान में रख लेना। तो इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ पर बन सकता है, ओके। तो आई होप कि माइंड में क्लैरिटी आई होगी। आगे चलते हैं।
टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट के अंदर में काफी इंटरेस्टिंग एक आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर, इसको भी मैं कवर करूंगा। बेसिकली रसिया के द्वारा अभी 2 कंट्री ऐसी हैं नेटो के मेंबर जिनको गैस सप्लाई करना बंद कर दिया है। आखिर आप लोग बोलेंगे आखिर ऐसा क्यों किया गया? नुकसान तो इससे रसिया को भी देखने को मिलेगा, तो रसिया ऐसा क्यों कर रहा है, तो उसके बारे में आप लोगों से बात करने वाला हूँ, तो काफी डिटेल में समझेंगे। अगर आप लोग एग्जैक्ट मैप देखोगे तो आप लोग चीजों को समझ पाओगे। यहाँ पर आप लोगों को रसिया देखने को मिलेगा और इधर आप लोगों को यूक्रेन देखने को मिलेगा। तो यूक्रेन के पास में आप लोगों को यहाँ पर है पोलैंड और एक है यहाँ पर बुल्गारिया। तो यहाँ पर पोलैंड और बुल्गारिया जो है यहाँ पर ये बेसिकली यूक्रेन का पार्ट है, मतलब यूक्रेन के साथ में कनेक्ट है। और आज की डेट में डिफेंस सप्लाई जो की जा रही है यहाँ पर, इसके थ्रू डिफेंस सप्लाई की जा रही है और यहाँ पर भी कई सारी चीजें देखने को मिलेगी। मेनली तो पोलैंड के थ्रू डिफेंस सप्लाई की जा रही है और बुल्गारिया ने क्या किया, इसको के चपेट में लिया। इसको इसलिए चपेट में लिया क्योंकि जो भी सैंक्शन लगाए जा रहे हैं ये बोले जी हजूर, यानी कि सारे सैंक्शन को फॉलो कर रहे हैं और सारे सैंक्शन को इंप्लीमेंट करने की बात कर रहे हैं। तो पुतिन साहब ये कह रहे हैं कि बेटा मतलब गैस तो तुम हमारी पी रहे हो, ठीक है, अपनी कंट्री में जिंदगी को एंजॉय कर रहे हो और हमारे ऊपर सैंक्शन लगाए जा रहे हैं, उनके लिए जी हजूरी कर रहे हो, तो ऐसा थोड़ी ना चलने देंगे। तो पुतिन भाई साहब बोले कि हम सुधारते हैं तुमको। तो उसके चलते यहाँ पर अभी जो है इनके ऊपर ये सैंक्शन जो है बेसिकली लगा दिए कि अब जो है हमारे यहाँ से गैस जो है इस इंसान के पास में नहीं पहुंचेगी। तो उसकी वजह से काफी ज्यादा न्यूज में आ गया। तो पूरी बातें मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगा जिससे कि आप लोग चीजों को कनेक्ट कर पाएंगे और कई सारी इंटरेस्टिंग चीजें भी आप लोगों को जानने को मिलेगी। और हाँ, एक और बात, यहाँ पर इंग्लिश का सेशन भी आपका पोस्ट करूंगा मैं टेलीग्राम पर। आज एक नेक्स्ट सेक्शन हो रहा है टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट वाले पोर्शन में, जो कि आप लोग इंप्लीमेंट कर सकते हैं। उसको आप लोग जरूर देखा करिए ताकि आप लोग अगर चाहें अपनी इंग्लिश इंप्रूव करना तो उससे आप लोगों की काफी जो है इंग्लिश भी इंप्रूव होती है नजर आएगी। बेसिकली बोलकर उसमें दिखाया जाता है, ठीक है, कि कैसे बातें करते हैं वो चीजें बताई जाती है। तो इसके बारे में याद रखिएगा। कुछ बातें अगर मैं बताऊं, सबसे पहले आज के में रसिया से जो बुल्गारिया है वो कितनी गैस खरीदता है और पोलैंड कितनी खरीदता है। पोलैंड लगभग 40% गैस जो है वो रसिया से खरीदता है और बुल्गारिया तो लगभग 77% गैस जो है वो रसिया से खरीदता है। तो इसके चलते अगर यहाँ पर जैसे पुतिन साहब ने भी सैंक्शन लगाए, तो आप लोग ये सोचिए यहाँ पर अगर कोई मार्केट में कोई कुछ खरीद रहा है, कोई बेच रहा है, तो इससे दोनों को फायदा होता है। एक तो होता है बेचने वाला, मान लीजिए आप लोग मार्केट में जाकर बैठे कोई सामान बेचना है, ठीक है, एक कोई खरीदने वाला, ठीक है, तो ये परचेज कर रहा है चीजों को, तो जो बेचने वाला है खरीदने वाले को दोनों को फायदा होगा यहाँ पर जब कोई भी मार्केट में माल जाता है। पर लेकिन अगर यहाँ पर बेचने वाला बंद कर दे तो नुकसान तो उसको भी है, तो पुतिन को भी नुकसान होगा यहाँ पर और एक तरीके से इनको तो नुकसान हो ही होगा, क्योंकि अगर गैस की सप्लाई बंद होगी तो उसका प्राइस यहाँ पर बढ़ जाएगा और देश के अंदर आम जनता के ऊपर काफी ज्यादा इंपैक्ट यहाँ पर पड़ता हुआ नजर आएगा। तो वो दिक्कतें देखने को मिल सकती है। अभी यहाँ पर ये इसके द्वारा ये सप्लाई बंद क्यों की गई, पहले आप लोग ये समझिए। तो कुछ तो मैंने मुद्दे बता दिए और यहाँ पर एक और मुद्दा भी ये देखने को मिल रहा है कि जो यहाँ पर पुतिन साहब है उनके द्वारा सीधे सीधा ये बात बोली गई है कि अब तक जो है जो एग्रीमेंट साइन किया गया था उसमें जो अगर कल को किसी को खरीदनी है गैस तो वो या तो यहाँ पर यूरो पे करेगा, ठीक है, या फिर यहाँ पर डॉलर पे करेगा, ठीक है। पर लेकिन अभी पुतिन ने ये बोल दिया कि ना तो मुझे यूरो चाहिए और ना ही डॉलर चाहिए, मुझे चाहिए अपनी रूबल, ठीक है। तो पुतिन को रूबल चाहिए। रीजन क्या है? रीजन यहाँ पर यह कि रूबल के ऊपर दुनिया भर के सैंक्शन लगाए जा रहे हैं। कल को चलकर अगर रूबल में व्यापार चलता रहेगा तो पुतिन का ये मास्टर स्ट्रोक है कि रूबल की वैल्यू जो है वो मेंटेन रहेगी, ज्यादा गिरेगी नहीं और इससे कंट्री की खस्ता हालत होने से बच जाएगी। तो ये बेसिकली यहाँ पर सोचा जा रहा है। और ऊपर से यूएस से भी यहाँ पर कई सारे सैंक्शन लगा रहा है कि भाई साहब हमारा डॉलर जो है वो यूज मत करना। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है जिसके चलते जो पुतिन साहब जो है वो आज के डेट बोल रहे हैं कि रूबल में यहाँ पर पेमेंट होना चाहिए। तो रसिया की करेंसी क्या है? वो है रूबल, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखते हैं, रूबल में पेमेंट अगर होगा, जैसे मैंने बताया भी, यहाँ पर लोगों को यहाँ पर काफी फायदा रहेगा। पर लेकिन क्या अभी एकदम दिक्कत देखने को मिल सकती है? नहीं, अभी एकदम दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। अगर कोई भी देश किसी देश से सामान खरीदा है तो एडवांस में पेमेंट करके रखता है। तो अभी ये माना जा रहा है कि लगभग मई के आधे तक तो कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि अभी 29 अप्रैल में हम लोग चीज डिस्कस कर रहे हैं, तो लगभग 15 मई के एयर फेयर तक यहाँ पर कोई दिक्कत इनको देखने को नहीं मिलेगी। अगर तब तक यहाँ पर युद्ध रुक जाता है, सारी चीजें नॉर्मल हो जाती है और यहाँ पर फिर से एक यथास्थिति बन जाती है तो सही रहेगा। पर लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है कि ऐसा कुछ होने वाला है। अभी बताऊंगा आप लोगों को आगे इसके बारे में, क्योंकि अगर ऐसा होता तो अब तक हो गया होता। आगे आने वाले टाइम में और भी दिक्कतें देखने को मिल सकती है। अगर आप लोग यहाँ पर एक नजर डालेंगे कौन कौन सी कंट्री यहाँ पर कितना कितना गैस आज के में खरीद रहे हैं रसिया से, तो यहाँ से देख सकते हैं फिनलैंड जो है वो 94%, इसी के साथ में यहाँ पर जो लिथुआनिया है ये 93%, इस्टोनिया है ये 79%, बुल्गारिया 77%, स्लोवाकिया 70%। ये सारी अगर देश आप लोग यहाँ पर देखोगे तो इसमें बड़े बड़े देश भी हैं जो कि पावरफुल कंट्री है। जर्मनी लगभग 50% अपना जो गैस है वो यहीं से खरीदता है, ठीक है। इसी के साथ में फ्रांस भी लगभग 24%। तो अगर कल को चलकर जो पुतिन साहब जो हैं वो सबको यहाँ पर गैस सप्लाई करना बंद कर देते हैं तो इन देश के अंदर में काफी बड़ी दिक्कतें देखने को मिल सकती है। पर लेकिन ऐसा थोड़ी ना इन देश के अंदर ही दिक्कत देखने को मिलेगी। अब पुतिन साहब के पास ही पैसे खत्म हो रहे हैं, ठीक है, इतना सारा माल जो यहाँ पर इनके द्वारा युद्ध में लगाया जा रहा है
उसके चलते दिक्कत तो देखने को मिलती है। तो कल को पैसा नहीं आएगा तो वो कहाँ से इस्तेमाल करेंगे। तो इसलिए आज के दिन में पुतिन साहब जो हैं वो चाइना के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट हो चुके हैं, तो ऐसा आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। तो इसके चलते यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन यहाँ पर बन जा रही है अगर कल को चलकर ये कंडीशन देखने को मिलती है। तो यहाँ पर यूरोपियन कंट्री क्या बोल रही है, सीधी सीधी पुतिन को बोल रहे हैं कि तो यार ब्लैकमेल कर रहा है सीधे सीधा, क्या तो मेरा साथ दो, नहीं तो मैं तुमको ये चीज़ सप्लाई नहीं करूंगा। ये बिल्कुल गलत है। और अगर कोई ऐसे ब्लैकमेल करता है तो इसका मतलब ये है कि फिर वो देश क्या करेंगे, वो ऑल्टरनेटिव खोजना स्टार्ट कर देंगे। तो क्या इनके पास में कोई ऑल्टरनेटिव है? जी हाँ, ऑल्टरनेटिव है यूएसए। पर लेकिन यूएसए में एक दिक्कत आप लोगों को देखने को मिलेगी कि यूएसए जो भी गैस सप्लाई करेगा तो महंगी होगी, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात तो ये है। और देखिए यूएसए, यहाँ पर आप लोगों को इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, यूएसए लगा भी इसलिए हुआ है, कल को चलकर अगर यूक्रेन की लड़ाई चलती है तो यूएसए हथियार बेच रहा है, अगर यूक्रेन की लड़ाई चलती है तो यूएसए गैस बेच रहा है और पेट्रोलियम प्रोडक्ट बेच रहा है। यानी कि यूएसए जो है वो अपनी जगह यहाँ पर बना रहा है, इसलिए वो नहीं चाहता है कि यूक्रेन की जो लड़ाई है वो रुके कहीं ना कहीं। इसलिए यहाँ पर लोग बोल रहे हैं कि पुतिन के पीछे पड़ा हुआ है बेसिकली जो बाइडन, उसको और उसके अलावा कुछ सूझ नहीं रहा है। अभी यहाँ पर बहुत सारे लगभग 33 बिलियन के करीब इसने यूक्रेन की हेल्प करने की बात की है। अभी यहाँ पर उसको न्यूज लिस्ट के अंदर आप लोग देखोगे तो आप लोग जानोगे। तो ये सारी बातें यहाँ पर बोलने की कोशिश की जा रही है। तो काफी सारे इश्यू यहाँ पर आने वाले टाइम में और भी दिक्कतें देखने को मिल सकती है। पर लेकिन यही है कि कैसे काम चल रहा है आज के में यूरोप के अंदर में मोटे मोटे तौर पर अगर आप लोग बात करेंगे तो यहाँ पर 43 जो बेसिकली आज के में जो एक तरीके से रशिया के ऊपर डिपेंडेंसी है, 43% ऑयल, नेचुरल गैस 24%, इसी के साथ में न्यूक्लियर एनर्जी 14%, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर ये 4% के करीब आप लोगों को देखने को मिलेगी। यानी कि रसिया जो है वो इनको इन पर नचा सकता है। अगर यहाँ पर ये हरकतें इनकी चलती रही तो यहाँ पर दिक्कतें देखने को मिल सकती है। तो एक बैलेंस बनाना काफी जरूरी है, क्योंकि आज के दिन में कोई भी देश ऐसा नहीं है जो संपूर्ण है अपने आप में, और कोई भी देश ऐसा नहीं है जो आज के दिन में आधा हो, ठीक है। सारे एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है कहीं ना कहीं। आज के दिन में एक दूसरे के बिना काम नहीं चल रहा है, तो वो वाले मुद्दे यहाँ पर निकल कर आते हैं। तो इसके चलते आप लोग समझ सकते हैं बेसिक चीजें, कल को कोई कंफ्यूजन हो तो वो डाउट क्लियर होना चाहिए आप लोगों को माइंड में। तो ये कुछ बातें हैं, बाकी आइए आगे बढ़ते हैं। एक और इंटरेस्टिंग आर्टिकल आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। कुछ दिनों पहले मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था यहाँ पर कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा मोनेटाइजेशन किया जा रहा है किसका, जो भी यहाँ पर आज के में प्रॉपर्टी है और वो थर्ड पार्टी को बेची जा रही है। मतलब जैसे मेट्रो है, ठीक है, मेट्रो जो है वो बेसिकली किसी प्राइवेट के हाथ में दे दी और बोला कि तुम चलाओ, बस मुझे पैसे दे देना। तो इस तरीके से यहाँ पर काम चल रहा है। तो इसी के बारे में यहाँ पर ये आर्टिकल आया, थोड़ा सा डिफरेंट आर्टिकल है, यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीजें देखने को मिल रही है। और इंटरेस्टिंग चीजें क्या है, यहाँ पर ये बोला गया कि तमिलनाडु जो है वो यहाँ पर बोल रहा है कि भाई साहब अगर मान लीजिए हमारे एयरपोर्ट जो है वो तुम मोनेटाइज कर रहे हो, तो एयरपोर्ट के आसपास वाली जमीन तुम मोनेटाइज कर रहे हो, तो इनडायरेक्ट वे में देखा जाए तो हमारा माल मोनेटाइज कर रहे हो तुम, तो हमको भी तो कुछ यहाँ पर फायदा मिलना चाहिए, फिर सारा माल तुम ही लेकर जाओगे। तो छत्तीसगढ़ और झारखंड जो है वो भी यहाँ पर ऐसा ही कुछ कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि ये गलत बात है, अगर कोई भी चीजें आप लोग मोनेटाइज कर रहे हैं तो पैसा जो है वो हमको भी मिलना चाहिए। हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी इसके बारे में कुछ नहीं बोला है, पर लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट क्या क्या मोनेटाइज कर रही है ये एक हल्का सा नजर आप लोग यहाँ पर डाल सकते हैं। जिसमें रेलवे से यहाँ पर ये 90,000 करोड़ रुपए कमाएंगे, टेलीकॉम से 40,000 करोड़ रुपए, रेल ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे जो हाईवेज हैं उससे लगभग 30,000 करोड़ रुपए, पावर से 27, यूथ अफेयर जो है यहाँ से कई सारे जो स्टेडियम है उनको प्राइवेटाइज किया जाएगा, 20,000 करोड़ रुपए देखने को मिलेंगे। सिविल एविएशन कई सारे एयरपोर्ट जो है उससे 20,000 करोड़ रुपए देखने को मिलेंगे। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस 17,000 करोड़ रुपए, शिपिंग पोर्ट एंड वाटरवेज लगभग 4,000 करोड़ रुपए। यानी कि ये मोनेटाइजेशन का मतलब प्राइवेटाइजेशन नहीं है, आप लोग ये मत समझना। मोनेटाइजेशन का मतलब है कि जैसे घर का आप लोगों ने एक कमरा जो है वो किराए पर दे दिया और किराया आ रहा है, आप लोग एंजॉय कर रहे हो, तो वाला मुद्दा है। प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या होता है कि सामने वाले को मालिक बना देना, ठीक है, कि सामने वाला मालिक है, अब आप लोगों से पूछने की भी जरूरत नहीं है। तो जो मोनेटाइजेशन का मतलब ये होता है कि सामने वाला चलाएगा और उसको मेंटेन करेगा, और जब आप लोग का टाइम पीरियड जो कंप्लीट हो जाएगा वो आप लोग को बैक मिल जाएगी, आपको जो भी यहाँ पर सिस्टम होगा। पर लेकिन उसको मेंटेन भी इसको रखना है, ऐसा नहीं कि तोड़ फोड़ के दे दिया बिल्कुल बर्बाद करके, तो वो भी यहाँ पर नहीं देखना है, ठीक है। तो उसी के चलते अभी यहाँ पर तमिलनाडु जो है, इसी के साथ में तमिलनाडु के साथ में छत्तीसगढ़ और झारखंड जो है वो भी डिमांड कर रहे हैं कि भाई साहब थोड़ा बहुत फायदा तो हम लोगों को भी होना चाहिए। तो उसके चलते यहाँ पर ये रिसेंटली अभी न्यूज में आ गया है। जब मैं आप लोगों को मोनेटाइजेशन के बारे में बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है नया नया कॉन्सेप्ट है, अभी यहाँ पर बेसिकली जो प्रेजेंट टाइम की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसने इसको बोल दिया कि ऐसा कुछ होना चाहिए। ये यहाँ पर 2003 में भी यहाँ पर पहले इसके बारे में बातें की गई थी, और पहला एयरपोर्ट जो था फर्स्ट टाइम 2003 में प्राइवेटाइज किया गया था। उसके अलावा यहाँ पर जो पहले पॉलिटिकल पार्टी जो पावर में थी यूपीए यानी कि कांग्रेस, उसके द्वारा भी यहाँ पर डिसाइड किया गया था कि प्राइवेटाइजेशन करना, हालांकि उसके जो पत्ते हैं वो चल नहीं पाए थे, तो इसलिए यहाँ पर वो दिक्कतें रह गई थी। पर लेकिन प्रेजेंट टाइम पर अभी रिसेंटली 2019 में लखनऊ, अहमदाबाद, जयपुर, मंगलुरु, तिरुवनंतपुरम और गुवाहाटी ये कुछ ऐसे एयरपोर्ट है जिनको मोनेटाइज किया गया। और अभी यहाँ पर बोला गया था अभी इसी साल के अंदर या फिर आगे आप लोगों को देखने को मिलेगा जो मोनेटाइजेशन करने की बात चल रही है, नहीं कि हो चुका है, ठीक है,
यहाँ पर तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई और यहाँ पर तिरुचिरापल्ली, ये कुछ ऐसे हैं जो कि ऑलरेडी मोनेटाइज हो चुके हैं। तो तमिलनाडु की गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर बात उठाएगी कि यार ये तो गलत बात है, मतलब कि हमारा माल बेचकर तुम पैसा कमा रहे हो, तो हमको भी थोड़ा हेल्प यहाँ पर मिलनी चाहिए। तो उसके चलते यहाँ पर ये बातें सेम झारखंड के मिनिस्टर के द्वारा भी बोलेगी। तो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट की साइड से हालांकि कोई रिप्लाई नहीं आया, अगर कोई रिप्लाई आता है तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, उसके बाद में चीज़ों का पता चलेगा। पर लेकिन प्रेजेंट टाइम पर जो सिचुएशन है वो आप लोगों को समझ के चलनी है। जब भी यहाँ पर मोनेटाइजेशन के बारे में बात करें तो कोई भी डाउट आप लोग इसके बारे में नहीं रखना है, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी जिसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। ओके, ये जो आर्टिकल है ये है डेथ पेनल्टी के बारे में, यानी कि एक तरीके से मृत्यु दंड दे देना। आप लोग क्या लगता है किसी को मृत्यु दंड देना चाहिए? अगर हाँ तो किन कंडीशन में, अगर ना तो किन कंडीशन में? ये थोड़ा सा आप लोग लिखने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन भी आप लोग को दूंगा जिससे आप लोग अटेम्प्ट कर पाएंगे। रेगुलर कई सारे बच्चे जो है वो क्वेश्चन देके अटेम्प्ट कर रहे हैं, आप लोग भी इसका पार्ट बन सकते हैं। काफी कुछ आप लोग यहाँ पर जानने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली रेगुलर यहाँ पर आंसर लिखे जा रहे हैं। अगर आप लोग बात करें तो आप लोग भी यहाँ पर आंसर लिखेंगे तो आप लोग एक दूसरे का आंसर रिव्यू भी कर पाएंगे, ठीक है। तो ये आप लोग जरूर काम कीजिए, बेसिकली आंसर जो है एक दूसरे का जरूर रिव्यू कीजिए। ओके, तो ये है बेसिकली इसके बारे में। अगर मैं बात करूँ आगे थोड़ा सा, तो यहाँ पर अभी मुद्दा ये है कि डेथ पेनल्टी के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं। डेथ पेनल्टी का मतलब क्या होता है, पहले तो आप लोग को यही पता होना चाहिए, ठीक है, कि डेथ पेनल्टी इसको बोलते हैं मृत्यु दंड। तो मृत्यु दंड मतलब किसी पर्टिकुलर पर्सन की जान ले लेना। अब यहाँ पर इसके ऊपर कई सारी कंट्रोवर्सी चलती है कि भाई साहब क्या हम लोग किसी को जीवन दान किसी को हम लोग जीवन दे सकते हैं? तो जीवन हम लोग किसी को दे नहीं सकते, तो फिर उसकी मौत कैसे हम लोग अपने आप से डिसाइड कर सकते हैं? लेकिन कोई ऐसा इंसान जो कि यहाँ पर कुछ ऐसा काम कर दे, जैसे कि किसी का हत्या कर देना, किसी का बलात्कार कर देना, या फिर कोई देशद्रोह का काम कर देना जिसकी वजह से देश जो है वो खतरे में पड़ जाए, तो ऐसे इंसान को फांसी की सजा देना यहाँ पर बनता है। तो एक तरीके से ये क्रिमिनल जो ऑफेंस है यहाँ पर ये इतनी हाई कैटेगरी में रखा गया है कि इसकी जान तक ले ली जाए। जबकि ये माना है कि जान लेना जो है वो एक तरीके से गलत काम है, क्योंकि हम लोग किसी को जान नहीं दे सकते। तो उसके चलते यहाँ पर ये इशू निकल कर आता है, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो डेथ पेनल्टी के बारे में बहुत सारी कंट्रोवर्सीज रहती हैं कि यहाँ पर कई बार ऐसी हरकतें कर दी जाती है किसी के द्वारा कि उसको लगता है कि फांसी की सजा देना ही एक सुटेबल यहाँ पर पनिशमेंट है। बिना फांसी के दिल को तसल्ली नहीं मिलेगी कि हाँ ये इंसान जो है ये सोसाइटी में रहना भी चाहिए, ये इंसान तो कभी किसी को दिखना भी नहीं चाहिए। तो ये बातें यहाँ पर बोलेगी। पर लेकिन मोरलिटी ये रहती है कि डेथ जो है क्या वो सुटेबल है। यहाँ पर मान लीजिए किसी का रेप हो गया, ठीक है, तो वहां पर बात की जाती है। एक तो ऐसा है कि एक इंसान ने नॉर्मल तरीके से, एक नहीं जैसे एक तरीके से थोड़ा रेप क्या बेसिकली इसे आप लोग बोलिए, जैसे कि हस्बैंड और वाइफ में अभी बात की जा रही है कि रेप का आरोप लगाया जाए। आप लोग सोचिए थोड़ा सा जो बोलने जा रहा हूं इसके ऊपर बहुत सारी बातें निकल कर आती हैं, और इसी को बोलते हैं कि वन साइड डजंट फिट फॉर ऑल, यानी कि एक साइड जो है वो सबके लिए फिट नहीं कर सकते। तो वन साइड डज नॉट फिट ऑल, यानी कि आप लोग कोई भी कपड़ा कोई भी जूता बोलो कि पहन लो सबको आ जाएगा, ऐसा नहीं आएगा। एक हस्बैंड और वाइफ है, उनके अगर फिजिकल रिलेशन बनते हैं और वहां पर थोड़ी बहुत नोकझोंक उनमें हो जाती है, वाइफ बोले कि इसने मेरा रेप कर दिया, उसके ऊपर चार्ज लगा दे, तो क्या हस्बैंड को डेथ पेनल्टी दे देनी चाहिए? आप लोग ये बताइए, ठीक है। दूसरी साइड में यहाँ पर किसी और के साथ में कोई यहाँ पर रेप कर रहा है, जबरदस्ती कर रहे हैं वहां पर, तो वहां पर डेथ पेनल्टी देनी चाहिए। एक निर्भया वाला केस आया निकलकर, वहां पर बिल्कुल ही क्रूएल्टी की हत्या हद पार कर दी, तो ये वहां पर डेथ पेनल्टी देनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए सारे केसेस जो है वो अलग अलग है। यहाँ पर बेसिकली राइटर यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से चीजों को समझाना चाह रहे हैं कि समझना पड़ेगा कि किस पर्पज। एक तो है कि रेप किया गया है, बस नॉर्मल तरीके से इंसान जो है एक तरीके से रेप कर दिया गया है। एक है कि रेप के साथ साथ में ब्रूटैलिटी की गई है, यानी कि जैसे उसमें रोड वगैरह का इस्तेमाल किया गया, बहुत सारी प्राइवेट पार्ट्स को बुरी तरह से, जानवरों की प्रवृत्ति वाली हो, एक तरीके से इंसान को खत्म कर देना उसकी कहानी। इंसान जो है वो मौत और जिंदगी के बीच में जूझ रहा है, एक तरीके से लग रहा है कि मरी जाए तो बेहतर है इसके लिए, जैसी जिंदगी इसकी हो गई है। तो एक वो वाला केस है। क्या दोनों केस को आप लोग इक्वल रखोगे? दोनों केस में एक तरीके से इक्वलिटी आप लोग रखोगे? यहाँ पर एक इंसान है कि उसके साथ में रेप किया और उसकी डेथ भी हो गई, एक इंसान को रेप और उसकी डेथ नहीं हुई, बेसिकली बच गई। एक इंसान ऐसा है कि उसकी जिंदगी ऐसी हो गई कि वो अभी जिंदगी भर जो है सर्वाइव करने के ऊपर भी मतलब टिक रही है, बस जैसे तैसे कैसे काम हो पाएगा, जिंदगी काफी खराब हो चुकी है। तो हर एक कंडीशन अलग अलग है यहाँ पर। बेसिकली उसमें ये बोला जा रहा है कि चीजों को हम लोग को समझना पड़ेगा। कोई केस ऐसा है कि एक किस तरीके का आ रहा है, कोई केस कैसा है किस तरीके का आ रहा है, तो उनमें डिफरेंस कर आप लोगों को यहाँ पर एक तरीके से डेथ पेनल्टी देनी चाहिए। सुनने में आप लोगों को थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा कि हाँ रेप तो रेप होता है यार, उसमें डेथ पेनल्टी मिलनी चाहिए, पर लेकिन कई बार रेप के आरोप भी लगा दिए जाते हैं झूठे, ठीक है, तो उसमें डेथ पेनल्टी हो जाए तो कैसा रहेगा, सोचिए आप लोग यहाँ पर। तो डेथ पेनल्टी इसलिए बोला जाता है कि रेयर एंड रेयरेस्ट केस में यहाँ पर देना चाहिए। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये यहाँ पर बेसिकली जो जस्टिस आप लोगों को पता है वर्मा जी की एक कमेटी बनाई गई थी, जो फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बेसिकली उनकी अध्यक्षता में, तो उनके द्वारा यहाँ पर ये बातें रखी गई थी सामने कि डेथ पेनल्टी जो होनी चाहिए एक तरीके से वो रेयर एंड रेयरेस्ट केस के बारे में यहाँ पर बात की गई थी, ठीक है।
हालांकि उन्होंने बोल दिया था कि डेथ पेनल्टी तो वहां पर भी नहीं होनी चाहिए, कि हाँ डेथ पेनल्टी के बारे में उन्होंने मना ही किया था कि डेथ पेनल्टी नॉर्मली नहीं होनी चाहिए। लाइफ इंप्रिजनमेंट के बारे में इनके द्वारा बोला गया था कि नॉर्मली बोलते हैं 14 साल की सजा होगी तो लाइफ इंप्रिजनमेंट हो गया। नहीं भाई, उसको लाइफ इंप्रिजनमेंट दिया तो लाइफ इंप्रिजनमेंट ढंग से दो उसको, ऐसा थोड़ा ना कि उसकी सजा जो है वो एंजॉय करने गया वहां पर, तो फुल इंप्रिजनमेंट होना चाहिए उसको, वो वाली बातें यहां पर बोली गई। तो इसी तरीके से यहां पर जो इनके द्वारा ये बोल दिया गया था कि अगर कास्टिडेशन किया जाता है, किसी को वधियाकरण किया जाता है, वो सब चीजें भी इनके द्वारा परमिट नहीं की गई थी क्योंकि नेचर के खिलाफ है यहां पर ये चीजें, ठीक है। तो कई सारी बातें इनके द्वारा बोली गई थी, अगर कोई किसी को एक तरीके से नहीं ट्रैफिकिंग करता है, किसी को ले जाकर कहीं पर भेज देता है, उसके लिए तकड़ा दंड देने के लिए इनके द्वारा बोला गया था। तो ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। इवन आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट के खिलाफ भी इनके द्वारा बोला गया था कि यहाँ पर उसको बेसिकली उसके बारे में सोचना चाहिए कि ये किस तरीके से हम लोग को लेकर चलना है इसको, क्योंकि आज के डेट में कई सारे केसेस निकल कर आ रहे हैं, तो उसके चलते भी बातें बोलेगी। डेथ पेनल्टी के बहुत सारे केसेस आप लोगों को इंडिया में देखने को मिलेंगे, जिसे नंबर्स मैंने आप लोगों के सामने कुछ रख रखे हैं कि कितने सारे केस। तो यहाँ पर राइटर ये बोल रहे हैं कि आज के डेट में जैसे जज है, खासकर जो सेशन कोर्ट होता है, नीचे वाले कोर्ट होते हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आता, फटाफट उठाए ये अच्छा केस लिखा हुआ है, इसमें उठा के डेथ पेनल्टी दे दी। तो कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि डेथ पेनल्टी आप लोगों को समझनी पड़ेगी कि किस तरह के केसेस में आप लोगों को देनी चाहिए, यानी कि बस दिखा यार इसमें डेथ पेनल्टी दे देते हैं, यही अच्छा ऑप्शन है, ठीक है। तो ऐसे ऑप्शन देकर आप लोगों को डेथ पेनल्टी नहीं, उसमें ये भी देखना पड़ेगा उस इंसान की कंडीशन कैसी है। वो आज की डेट में मैक्सिमम इंटरेस्टिंग चीज जो यहाँ पर देखने को मिल रही है वो ये कि मैक्सिमम डेथ पेनल्टी उन लोगों को दी जा रही है जो कि यहाँ पर एक तरीके से कम पढ़े लिखे हैं और जो बहुत ज्यादा गरीब हैं, उनको डेथ पेनल्टी दी जा रही है। कोई भी एक ऐसा इंसान ही देखने को मिलेगा, भले वो किसी का रेप करके चला गया, एक तरीके से एक सोसाइटी में रसूखदार इंसान की हैसियत से वो रहता है, वहां पर डेथ पेनल्टी देखने को मिली है। तो डेथ पेनल्टी का सबसे खतरनाक जो मुद्दा है वो यही है कि ये गरीबों पर ज्यादा इंपैक्ट डाल रही है एज कंपेयर टू अमीरों के। तो उसके चलते बोला जा रहा है कि डेथ पेनल्टी के बारे में हम लोग को सोचना चाहिए, क्योंकि डेथ पेनल्टी को लेकर यहाँ पर ऑलरेडी अगर बात करें हमारी कंट्री में कुछ केसेस हैं जो मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगा, तो इनको आप लोग ढंग से समझ पाएंगे। जैसे सबसे पहले बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस है 1980 का। तो यहाँ पर इस केस के अंदर में इनके द्वारा कईयों की डेथ की गई, कईयों इंसानों को यहाँ पर बेसिकली जान ले ली गई। तो सेक्शन 302 के तहत इंडियन पिनल कोड के तहत इनको डेथ पेनल्टी यानी कि मृत्यु दंड दे दिया गया। हालांकि बाद में हाई कोर्ट के द्वारा भी, हाई कोर्ट में गए तो उन्होंने भी उसको अपहेल्ड कर दिया, ठीक है, कि हाँ सही है, बिल्कुल जिस तरीके से इसके द्वारा हरकतें की इसको डेथ पेनल्टी मिलनी चाहिए। पर यहाँ पर क्या ये रेयर एंड रेयरेस्ट केस था? अगर आप लोग बात करें कैसे ने सोसाइटी को झंझोर कर रख दिया था, अगर इसके बारे में बात की जा रही है तो डेथ पेनल्टी किस बेस पर आप लोग दे सकते हैं। यहाँ पर कई बार ये बोला था कि रिफॉर्मिस्ट आप लोग बेसिकली मुद्दा लेकर चलो। देखिए अगर बात की जाए जो इंसान यहाँ पर हरकतें कर रहा है उसका दिमाग जो है वो खराब हो चुका है बिल्कुल कंप्लीटली। गांधी जी के द्वारा बोला गया था कि इंसान बुरे नहीं होते हैं, उनकी सोच बुरी होती है, जिस सोसाइटी में वे रहते हैं ऐसी सोच बन जाती है। तो रेयर एंड रेयरेस्ट केस के बारे में अगर बात करते हैं तो वहां पर आप लोग डेथ पेनल्टी दे सकते हैं, पर लेकिन वो भी उसके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क लगाए जाते हैं कि कितना हद तक ये सही है। तो रेयर एंड रेयरेस्ट केस कैसे डिसाइड करेंगे आप लोग कि सोसाइटी में कितना ज्यादा इंपैक्ट उसका पड़ा है उसके बेस पर, तो वो भी एक वेग टर्म हो गई, यानी कि एक तरीके से कई क्लैरिटी नहीं है इन चीजों को लेकर, इसलिए यहाँ पर डेथ पेनल्टी जो है वो यहाँ पर बार बार बोली जाती है कैसे लेकर चलना चाहिए। डेथ पेनल्टी क्या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है? यहाँ पर अगर इसके बारे में बात की जाए तो ये भी एक काफी बड़ा एक इशू निकल कर आता है कि डेथ पेनल्टी जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल है, उसको वैलिड करार दे दिया जाता है डेथ पेनल्टी को, क्योंकि कई बार सोसाइटी में इतना ह्यूज इंपैक्ट पड़ता है कि डेथ पेनल्टी को मेंटेन रखना बन जाता है। तो उसके चलते बात की जाती है। तो यहाँ पर आप लोग देखते हैं अगर बात करें बच्चन सिंह वाला केस जो मैंने अभी आप लोगों को यहाँ पर बताया, तो आर्टिकल 21 फिर जिंदगी में आ जाता है राइट टू लाइफ के बारे में कि इंसान को अधिकार है कि उसकी जिंदगी रहे, ठीक है। तो इसका मतलब आप लोग राइट टू लाइफ का भी हनन करें, तो ये समझना यहाँ पर पड़ता है। आज की डेट में कॉन्स्टिट्यूशन, आज की डेट में बात करें अक्रॉस द वर्ल्ड 108 देश ऐसे हैं जो कि डेथ पेनल्टी को अबोलिश कर चुके हैं और 144 कंट्री ऐसी हैं जो कि आज के डेट में प्रैक्टिस कर रही है अकॉर्डिंग टू द एमनेस्टी रिपोर्ट के द्वारा, यानी कि एमनेस्टी जो इंटरनेशनल वो रिपोर्ट प्रस्तुत करती है उसके द्वारा ये बातें बोली गई। तो डेथ पेनल्टी होनी चाहिए या फिर नहीं होनी चाहिए, तो इसके बारे में आप लोगों की क्या राय है, ये भी आप लोगों से इंटरव्यू के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मुद्दा यहाँ पर यह कि डेथ पेनल्टी देखिए एक तरीके से होनी चाहिए, पर लेकिन वो केस टू केस डिसाइड करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि इसने रेप किया है बस उठा के उसको डेथ पेनल्टी दे दो, चाहे वो हस्बैंड और वाइफ का भी केस क्यों ना हो, वो आप लोगों को समझना पड़ेगा। तो इसी के बारे में यहाँ पर बातें की जा रही है। आपकी क्या राय है इसके बारे में, आप लोग अपनी राय बता सकते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा बनता है जब भी कोई ऐसे इश्यूज देखने को मिलते हैं, आप लोग अपनी राय बता सकते हैं, ठीक है। अभी जो मैं आप लोगों से आर्टिकल डिस्कस करूंगा ये कई सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं जो कि आप लोग काफी ज्यादा फायदा पहुंचाएंगे। तो एक एक पॉइंट माइंड में क्रिस्टल क्लियर आप लोग को रखना है, कल को कोई क्वेश्चन भी बन जाए तो, ठीक है। और बाकी यहाँ पर जो क्विज है ये मैं पोस्ट कर दूंगा टेलीग्राम के ऊपर हिंदी और इंग्लिश में, तो इसको आप लोग देख लेना कैसे इसको अटेम्प्ट करना है। कोई भी डाउट इसको लेकर आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए, ठीक है। अभी यहाँ पर इसी के साथ में क्वेश्चन भी जो मैंने पूछा था उसका भी आंसर आप लोगों को यहीं पर ही बता दूंगा, ताकि आप लोगों के माइंड में वो क्लैरिटी भी आ जाए थोड़ा सा कि क्या क्या मुद्दे यहाँ पर जो क्वेश्चन ही है आप लोगों से मैंने पूछा अभी, तो उसका एक्सप्लेनेशन भी आप लोगों को मिल जाएगा, एक एक पॉइंट माइंड में क्लियर हो जाएगा। फिर आप लोग देखिए यहाँ पर ये पर्टिकुलर टॉपिक ऐसा हो जाता है कि यहाँ पर इससे क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं।
तो ये पूरा डिटेल में मैं आप लोग को अभी एक्सप्लेन करता हूँ, ताकि ये भी चीज़ें आप लोग के माइंड में क्लियर हो जाएंगे कि कौन कौन से सेशन के बारे में क्या क्या बातें की जा रही है। पर लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से आर्टिकल जो डिस्कस करूंगा वो है फ्रीबीज के बारे में। फ्रीबीज के बारे में आर्टिकल है, इसके बारे में पहले आप लोगों को एक एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए, कहां से निकल कर आ रहा है, क्या क्या बातें, सारी बातें आप लोगों के माइंड में बिल्कुल क्लियर होगी, तभी आप लोग इसको अच्छे से एंजॉय करेंगे। ठीक है, तो एक एक पॉइंट अच्छे से सुनकर चलिएगा। इंपॉर्टेंट न्यूज है यहाँ पर, जीएस पेपर 2 के अंदर आप लोग इसको कनेक्ट कर सकते हैं। गवर्नमेंट पॉलिसीज और इंटरवेंशन जो होते हैं यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, और खासकर जब सुप्रीम कोर्ट पिक्चर में आ जाए तो बात ही कुछ और बन जाती है। उन्हें कहते हैं कि नहले पे दहला हो जाता है। और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर ये चीजें जब एनालिसिस करी तो यहाँ पर ये खतरनाक माहौल क्रिएट कर रही है। तो ये जो आर्टिकल है, हालांकि इंडियन एक्सप्रेस के अंदर भी कवर किया गया, हिंदू के अंदर भी कवर किया गया, तो काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल यहाँ पर ये बन गया। अभी यहाँ पर आप लोगों के सामने जो पिक्चर है, ये पिक्चर क्या दिखा रही है भाई साहब, सबके चेहरों पर स्माइल है। क्यों? क्योंकि फ्री का माल मिल रहा है। ठीक है, आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगना, ये शब्द फ्री का माल मिल रहा है, फ्री का माल मिल रहा है। फ्री का माल यानी कि एफएम, फ्री का माल नहीं है भाई साहब, ये रियलिटी में आप लोगों के द्वारा दिया गया पैसा है। आप लोग बोलोगे हमने कहां पैसा दे दिया, ये तो फ्री के टीवी मिल रहे हैं। आज की डेट में अगर आप लोग जाते हो ना कहीं पर, इवन आप लोग कोई, मैं बोलूं क्या बोलूंगा, छोटा सा सबसे साधारण सा उदाहरण लेते हैं। आप लोग मोटरसाइकिल यूज करते हैं, आप लोग गाड़ी यूज करते हैं, उसमें पेट्रोल भी अगर आप लोग भराते हैं ना, 100 रुपए का अगर पेट्रोल है तो लगभग आप लोग उसमें मोटे मोटे तौर पर बोलूंगा मैं, यहाँ पर एग्जैक्ट डेटा नहीं बता, एग्जैक्ट डेटा नहीं मतलब ऊपर नीचे होता रहता है, क्योंकि वो आप लोग 50 से 55 रुपए जो है वहां पर आप लोग टैक्स पे करके आते हो। ठीक है, जिसको ये लगता है ना टैक्स पे नहीं करते हैं। आप लोगों का जो तेल का प्राइस है वो भी फिलहाल थोड़ा बढ़ गया, तो 45 के करीब आप लोगों को देखने को मिलेगा, 45 या फिर आप लोगों को लगभग 50 के करीब देखने को मिलेगा। टोटल 50% यानी कि आधा आप लोग टैक्स पे करके आते हैं भाई साहब, ये आप लोग समझिए। आप लोग आज की डेट में अगर कोई भी, जैसे कि कोई सिगरेट वगैरह पीने का शौकीन है यहाँ पर, वो मैक्सिमम टैक्स पे करते हैं उसके ऊपर भाई साहब, एक एक सिगरेट के ऊपर। इवन आप लोग रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं ना, आप लोगों की प्लेट पर लिखा रहता है कि 10% स्टेट का और 10% सेंटर का। ठीक है, तो 20% आप लोगों से वहां पर कट कर लेता है, आप लोगों की थाली में से काट लिया जाता है। ठीक है, आप लोग आज के टाइम मोबाइल रिचार्ज करवाते हैं ना, उसमें से आप लोग ये कट हो जाते हैं। तो इससे आप लोग समझ पाएंगे, जिसको आप लोगों ने फ्री में दे रहा है तो भाई साहब उनके पास में कोई अलादीन का चिराग नहीं है, वो आप लोगों को फ्री में बांटेंगे। वो एक्चुअल में आप लोगों का पैसा ही बेसिकली आप लोगों को दे रहे हैं, पर लेकिन देने का तरीका बड़ा गलत है। आप लोगों का पैसा ही आप लोगों को देने का तरीका मतलब ये हो गया, आप लोगों की वोट खरीद रहे हैं आप लोगों के पैसे से। तो बिल्कुल हमारी पॉलिटिकल पार्टी को आप लोग चाइना के साथ में कंपेयर कर सकते हो, जैसे चाइना करता है। चाइना क्या करता है, चाइना ने बोला बेसिकली हमारे देश को भी बोला, और अब मैं आप लोगों को एक नया सा उदाहरण दूंगा, प्यारा सा उदाहरण जो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा। भूटान के साथ में चाइना के द्वारा हरकत की गई। तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा डोकलाम वाला सेक्टर था यहाँ पर भूटान का, चुंबे वैली के पास में, और यहाँ पर एक पर्टिकुलर एरिया था। तो पहले चाइना ने क्या किया, पहले चाइना ने ये एरिया हथियार लिया और फिर यहाँ पर आकर हरकतें करने लगा डोकलाम वाले एरिया में। तो फिर भूटान को ये कह रहा है कि ये वाला एरिया मैं तुझे दे दूंगा, ये वाला एरिया तू मुझे दे दे, समझ लो। उसी के एरिया के साथ में उसी की बार्गेनिंग चल रही है। ठीक है, जैसे हमको बोलने लगे कि हमको यहाँ पर ये वाला पोर्शन जम्मू एंड कश्मीर वाला हमको दे दो, अरुणाचल प्रदेश हम तुमको दे देंगे। मैंने कहा मारेंगे बेटा पकड़ के तुमको। ठीक है, तो चाइना की हरकतें आप लोग देख सकते हो। तो वही हरकतें हमारे पॉलिटिशियन करते हुए नजर आते हैं, हमारे ही टैक्स की मनी हम ही को बेचकर हम ही से वोट खरीद रहे हैं। तो इसको कहते हैं समझदार इंसान। और हम क्या हो गए, हम हो गए दरबेवकूफ इंसान। और हम लोग खुशी खुशी में वाह हमको लैपटॉप मिल रहे हैं, वाह हम लोग को जूसर ग्राइंडर मिल रहे हैं। तो ये सारी चीजें आप लोग यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो जो शब्द है यहाँ पर फ्री बीज, ये काफी ज्यादा खतरनाक है, कहने के लिए फ्री है। आप लोगों ने देखा होगा अरविंद केजरीवाल जी साहब कह रहे हैं कि फ्री आप लोगों को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करा दूंगा, फ्री पानी प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, कुछ दिनों पहले ऐसे ही कई सारे पॉलिटिकल पार्टी ने बोला था। देखिए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का नाम ले रहा हूं तो वो इसलिए ले रहा हूं ताकि आप लोग उसके साथ में कोरिलेट कर सके। मैं किसी का दोस्त और किसी का दुश्मन नहीं हूं, मैं जस्ट एक टीचर हूं, और एज ए टीचर के पॉइंट ऑफ से मैं आप लोगों को एक सब्जेक्ट पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। ये मत सोचना कि मैं किस पॉलिटिकल पार्टी को बदनाम कर रहा हूं या फिर किसके बारे में बोल रहा हूं। कोई पॉलिटिकल पार्टी दूध की धूली नहीं है, सारी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो हरकतें करती हैं। कुछ जीतने से पहले हरकतें करती हैं, कुछ जीतने के बाद में करती हैं। ठीक है, वो आप लोग सारे जानते हैं, समझदार हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग का पाला पड़ेगा इन लोगों से। ठीक है, तो फ्रीबीज में क्या क्या होता है, बेसिकली आप लोग वाटर सप्लाई हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, किसी को मंथली अलाउंस दे दिया। ठीक है, इसी के साथ में किसी को लैपटॉप दे दिया, किसी को स्मार्टफोन दे दिया। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ पे इनडायरेक्ट वे में आप लोग अपनी वोट बेच रहे हो अगर इस तरीके के इंसान को यहाँ पर आप लोग वोट देते हो तो मुद्दा क्या बन गया यहाँ पर, अब आप लोग ये समझिए। अभी अगर मोटे मोटे तौर पर मैं आप लोग को बताऊं जो कि काफी खतरनाक है सोचने में भी, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में जब एक पिटीशन गई, पिटीशन यहाँ पर याचिका दायर की गई सुप्रीम कोर्ट के अंदर में, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को और इसी के साथ में गवर्नमेंट को भी कि भाई साहब ये चल क्या रहा है, ये तो एक तरीके से खुले आम सट्टेबाजी चल रही है कि पैसा एक तरीके से पैसा लो वोट दो, खुले आम चल रहा है। मतलब लैपटॉप ले लो, एक इनडायरेक्ट वे में ये तो वही हो गया ना कि हम लोग दहेज नहीं लेंगे, अपनी बेटी को जो देना है दे दो। तो वही वाली बात होगी ना कि दहेज नहीं लिया, अपनी बेटी को जो देना है दे दो। तो हम लोग डायरेक्ट आप लोगों को पैसा नहीं देंगे भाई साहब, हम लोग मोबाइल देंगे, हम लोग आप लोगों को मतलब प्रेशर कुकर देंगे, हम लोग आप लोगों को ना आज की डेट में सर्दियों में जरूरत पड़ेगी आप लोगों को, हम लोग हीटर देंगे। ठीक है, तो ये हरकतें आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला, पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला था हालांकि, पर सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा सा डिटेल में बोला, अच्छे से थोड़ा मजा लेकर बोला। तो क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर ये बोला कि आज की डेट में अगर हम लोग देखते हैं
हमारी कंट्री में एक पर्टिकुलर रूल है जिसको बोलते हैं इलेक्शन सिंबल, और यहां पर डी रजिस्टर ए पॉलिटिकल पार्टी। तो यहां पर बोला गया कि अगर कोई ऐसी हरकतें करता है, इरेशनल तरीके की कोई यहां पर ऐसी मांगे बोलता है कि मैं आप लोगों को आते ही यहां पर चांद पर पहुंचा दूंगा, और इस तरीके के सपने दिखाता है कि आओ चांद के पार चले और यहां पर आप लोगों को दुनिया भर का पैसा मिलेगा और ये होगा, बल्ले बल्ले हो जाएगी, दुनिया भर की नौकरी मिल जाएगी। तो ये ऐसी चीजें हैं जिनको कोई पूरा ही नहीं कर सकता है। तो जब कोई पूरा ही नहीं कर सकता है तो यहां पर ऐसी बातें बोलना क्यों, पहली बात। और दूसरी बात यहां पर यह है कि आज की डेट में आप लोग ऐसी बातें बोल भी कैसे सकते हैं। आप लोग बोलेंगे ऐसा क्यों नहीं बोल सकते भाई, ये तो बताओ। अभी मैं वही बात बताने वाला हूं आप लोगों को। यहां पर जो पिटीशन गई उसने ये बोला यहां पर कि ये काफी बड़ी थ्रेट है यहां पर हमारी कंट्री में डेमोक्रेटिक वैल्यू को। क्यों? क्योंकि एक पॉलिटिकल पार्टी है जो बोलती है कि मैं पावर में आऊंगा तो ये फ्री प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। दूसरी पॉलिटिकल पार्टी कुछ बोलती है और एक पॉलिटिकल पार्टी यहां पर कुछ नहीं बोलती है, वो एक नॉर्मल इलेक्शन लड़ रही है। तो कहीं ना कहीं तो हमारे जो संविधान की जो स्पिरिट है उसको ये हनन करता हुआ नजर आ रहा है। कैसे? अभी आज की डेट में यहां पर एक लेवल प्लेइंग फील्ड नाम की एक चीज होती है, यानी कि सारे इक्वल है। मैं ये लेक्चर आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, ऐसे थोड़ी ना मैं किसी के कान में जाकर बोलूं ये टॉपिक ना इंपॉर्टेंट है, तुम्ही को बता रहा हूं, किसी और को नहीं बता रहा हूं। ऐसा बोला मैंने किसी को? चिल्लाकर बोलूंगा भाई साहब वीडियो के अंदर ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है तो सबको बोलूंगा, 50-60 हजार जितने देख रहे हैं सबको सुनेगा, ठीक है। तो ये होगा। तो यानी कि ऐसा थोड़ी ना कि किसी को स्पेशली मैं यहां पर कोई काम कर रहा हूं, ठीक है। पर लेकिन जब यहां पर किसी के लिए स्पेशल चीज हो जाती है तो फिर दिक्कत हो जाती है। तो एक पर्टिकुलर एक एरिया के जो लोगों को यहां पर लुभाना, उनको ये बोलना कि तुमको ये प्रोवाइड करा देंगे अगर हमको वोट दे दोगे, तो ये कहीं ना कहीं हमारी डेमोक्रेटिक वैल्यू के खिलाफ हो गया और ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं रहा। यानी कि लोग जो है यहां पर वो अलग अलग दायरे में यहां पर आकर खड़े हो जाएंगे। अब यहां पर किन किन मुद्दों का यहां पर ये हनन होता है, तो पिटीशन किसके बारे में उसने क्या बोला और सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में क्या समझा। तो पहले आप लोग ये समझिए मुद्दा, तब आप लोग चीजों को समझ पाएंगे। हमारे देश में एक पर्टिकुलर एक्ट, एक पर्टिकुलर आर्टिकल है, इसको आर्टिकल 14 बोलते हैं, वो इक्वलिटी बिफोर लॉ बोलते हैं। तो आप लोगों ने बोला कि सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो स्टूडेंट को आप लोग लैपटॉप प्रोवाइड करा देंगे या फिर आप लोग किसी पर्टिकुलर पर्सन को फोन प्रोवाइड करा देंगे। अब मान लीजिए आप लोगों ने बोला स्टूडेंट को फोन प्रोवाइड करा देंगे, तो स्टूडेंट की वोट की वैल्यू जो है वो आप लोगों ने बढ़ा दी। हमारे कोई बुजुर्ग है उसकी वोट की वैल्यू यहां पर कम होगी। क्यों? क्योंकि उसको ना यहां पर 50-60 हजार का लैपटॉप नहीं मिल रहा है, स्टूडेंट को लैपटॉप मिल गया। तो ये इक्वलिटी नहीं रही एक तरीके से, आप लोग देख सकते हैं। तो वोट की वैल्यू में डिफरेंस क्रिएट कर दिया आप लोगों ने ऐसी बातें बोलकर कि हाँ स्टूडेंट को ये काम करेंगे। महिलाओं को हम लोग क्या करेंगे, 5,000 रुपए महीना देंगे, मतलब महिलाओं को 5,000 रुपए महीना देंगे। तो आप लोगों ने बच्चे, पुरुष और बुजुर्ग को अलग कर दिया यहां पर इससे, तो वोट की वैल्यू में डिफरेंस क्रिएट कर दिया आप लोगों ने। ये बिल्कुल गलत बात है। आर्टिकल 162 जो एग्जीक्यूटिव पावर आप लोग यहां पर यूज करते हैं वो भी काफी खतरनाक यहां पर देखने को मिलेगी। जो इंपॉर्टेंट है मैं समझाऊंगा यहां पर। आर्टिकल 266 ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जो कि आप लोगों ने कई बार पढ़ा होगा इसके बारे में। जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होता है तो इसमें जो भी पैसा जाता है वो टैक्स पेयर की मनी जाती है। आप लोग जो मैंने बोला ना अभी यहां पर पेट्रोल भरा रहे हो, खाना खा रहे हो या फिर कोई भी आप लोग इधर उधर से कोई सामान लेकर आ रहे हो, वो सारा इकट्ठा होकर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाता है। और यहां से पैसा निकालने के लिए आप लोगों को बजट प्रस्तुत करना पड़ता है, जो कि अभी आप लोगों का 1 तारीख को प्रस्तुत किया जाएगा। उस बजट के बेस पर आप लोगों को यहां पर पार्लियामेंट में डिबेट डिस्कशन करना पड़ता है और फिर आप लोग बजट से पैसा निकाल पाते हैं और उस पैसे को आप लोग खर्च कर पाते हैं जनता के ऊपर। पर लेकिन आपने क्या किया भाई साहब, अब तक तो आप लोगों ने गवर्नमेंट भी नहीं बनाई। बजट प्रस्तुत करने के लिए आप लोगों को यहां पर प्रॉपर एक बिल लेकर आना पड़ेगा। अच्छा, मनी बिल किस आर्टिकल में आता है जरा बताइए, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए। तो बजट प्रस्तुत करने के लिए भी आप लोगों को एक आर्टिकल, एक पर्टिकुलर डिस्कशन करना पड़ेगा, सारा काम करना पड़ेगा, पर उससे पहले गवर्नमेंट में आना पड़ेगा। अभी भाई साहब आप लोग गवर्नमेंट में भी नहीं हो, अभी आप लोग जस्ट इलेक्शन लड़ रहे हो और आप लोगों ने पहले बता दिया कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से इतना पैसा निकाल के हम लोग तुम्हारे लिए बांट देंगे। तो ये तो बिल्कुल ही अति हो गई ना किसी चीज की, ठीक है। ये तो एक तरीके से गवर्नमेंट ने बिल्कुल एक तरीके से गवर्नमेंट ने फिर कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो भी पावर में भी नहीं है, वो एक तरीके से अपने आप ही सारी चीजें मुद्दा लिए बैठा है कि हाँ हम लोग ऐसा कुछ कर देंगे। मतलब वो पूरा ही पार्लियामेंट्री सिस्टम है, स्टेट लेजिस्लेचर का जो सिस्टम है, सबको ही तो आपको लगा दिया आप लोगों ने। तो कितने हद तक सही है। आर्टिकल 282 के बारे में बात करें, डिस्क्रिशनरी जो ग्रांट होता है उसके बारे में बात करें, तो यहां पर इसका भी आप लोगों ने हनन कर दिया एक तरीके से देखा जाए। तो यहां पर कहीं ना कहीं आप लोग देख रहे हैं कि एक इक्वलिटी जो है वो खत्म कर दिया आप लोगों ने और पूरा एक जो पैटर्न है एक संविधान के बेस पर जो डेमोक्रेटिक वैल्यू है वो सारी बर्बाद कर डाली आप लोगों ने यहां पर फ्री में ये चीजें बांटकर। बहुत गहरी बात है, यहां पर आप लोग ऊपर से इसको देखकर कई बार निकल जाते हैं, पर रियलिटी में गहराई जाकर समझेंगे तो आप लोगों को चीजें समझ में आ जाएगी। अभी सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट भैया समझते हैं सारी बातें, सुप्रीम कोर्ट तो सबके चाचा है। तो सुप्रीम कोर्ट जानते हैं कि कौन कौन कहां पर कितना समझदार क्या क्या बातें बोल रहे हैं, क्योंकि वहां पर जो जज होते हैं मुझे हुए खिलाड़ी होते हैं। तो जज ने बोला, बेसिकली जजों ने बोला कि भाई साहब देखो, यूनियन यानी कि गवर्नमेंट, देखो यार तुम भी खिलाड़ी हम भी खिलाड़ी, ठीक है। तो एक खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी की आंखों में धूल नहीं झोंकेगा। तो भाई साहब एक कानून बनाकर लेकर आओ, अगर कल को कोई ऐसी हरकतें करता है तो उसको कुछ इलाज बांधा जाए। और एक जो यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसको भी बोला कि आप लोग जो इलेक्शन सिंबल रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट जो ऑर्डर है 1968 का, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसको बोलते हैं इलेक्शन सिंबल रिजर्वेशन, यानी कि जो इलेक्शन सिंबल होता है आप लोगों ने देखा ना
कांग्रेस का हाथ हो गया, बीजेपी का बेसिकली कमल हो गया, आम आदमी की झाड़ू हो गई, ठीक है, इस तरीके से। तो ये सारी चीजें ये सिंबल है बेसिकली। तो इलेक्शन सिंबल यहां पर अलॉट किया था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। अब मुद्दा यहां पर ये बन गया कि कल को चलकर अगर कोई ऐसी हरकतें करता पाया जाता है, आउट ऑफ द बॉक्स जाकर अपनी औकात से बाहर जाकर ऐसी हरकतें करता है, तो भाई साहब उसका सिंबल जो है और उसकी पॉलिटिकल पार्टी जो है उसको डी रजिस्टर कर दो, उनको घर का रास्ता दिखा दो। तो यहां पर बोला गया कि अगर कोई ऐसी कोई भी हरकतें करता है यहां पर इस तरीके फ्री में इस तरीके से चीजें दे दूंगा जो कि इरेशनल है बिल्कुल, तो ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। आप लोगों का क्या राय है इसके बारे में, यस या फिर नो? आप लोग इसके बारे में सोचिए 1 मिनट के लिए और फिर आप लोग अपनी राय बताइए कि आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा एक खतरनाक चीज हो जाती है। और सबसे बड़ी बात है कई सारे राज्य में बोलते हैं कि हम लोग क्या कर देंगे, किसानों का लोन माफ कर देंगे। भैया खुश हो गए किसान, वो क्या करते हैं कि हाँ हमारा लोन माफ कर दिया। अब ये नहीं देख रहे कि आप लोगों को प्रॉपर टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, आप लोग जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं, अपना जो मेहनत करके खेतों में सामान उगा रहे हैं, उसका भाव आप लोगों ने मिल रहा है। अगर आप लोगों को अपना माल जो है वो ले जाकर यहाँ से घर से ले जाकर आप लोगों को बेसिकली मार्केट तक लेकर जाना है, तो सड़क इतनी घटिया है कि उसमें दुनिया भर के गड्ढे हैं, उसमें कई बार आदमी जो है उनकी मरकर जान चली जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें लोग क्या कहते हैं, फ्री के माल के चक्कर में क्या करते हैं, अपनी जिंदगी बर्बाद करके बैठ जाते हैं, फिर गाना गाते हैं जिंदगी बर्बाद हो गया, हमको पता ही नहीं था ये इंसान ऐसा निकलेगा, हमने सोचा ही नहीं था, ठीक है। तो सारे गाने गाने का कोई मतलब नहीं बनता है फिर। तो कंडीशन क्या बन गई, कंडीशन सीधी सीधी ये बन गई, अगर आप लोग इस तरीके से सोच के चलते हैं कि सर्विस चाहिए भाई साहब, एजुकेशन चाहिए भाई साहब, हेल्थ चाहिए भाई साहब, एम्प्लॉयमेंट चाहिए भाई साहब, नहीं हमको तो पैसा चाहिए, हमारा लोन माफ कर दो, तो वो वाली चीजें क्या होगी, वो एक तरीके से घटिया चीजें होगी यहाँ पर। और पॉलिटिशियन क्या करते हैं, उनको तो फायदा रहता है इस चीज में, कुछ करना ही नहीं है भाई साहब, इनको इन्हीं का पैसा देकर इनकी वोट लेकर मजे हमको करने हैं, तो ये वाली चीज देखने को मिलेगी। तो फ्रीबीज जो क्या है वो एक तो इकोनॉमी पर इतना बर्डन डाल देती है। आज के में आधे से ज्यादा जो बैंक है ना गवर्नमेंट के हिस्से में जो आते हैं, वो रोते हैं भाई साहब कि हमारा एनपीए बढ़ गया। एनपीए बढ़कर नहीं बढ़ाया गया, बाकायदा भाई साहब उसके पीछे पूरी साजिश की गई है, ठीक है। तो साजिश के बेस पर पूरी कमर तोड़ी अपनी, बैंक को फेल करने के लिए प्लानिंग नहीं पूरी साजिश करनी पड़ती है, तब जाकर पूरा बैंक फेल होता है। तो यहाँ पर ये बैंक इसलिए फेल हो रहे हैं आज के डेट में बहुत सारे, फिर बोलते हैं काम नहीं करते हैं, इनको प्राइवेटाइज कर दो। क्यों भाई साहब प्राइवेटाइज वाले, क्या उनको कोई अलादीन का चिराग अगर घिसका चलाएगा, आप ही रहोगे फिर वहां से, हरकतें होंगी थोड़ी सी है कि प्राइवेट वाले आपको पता चला मना कर दिया कि भाई साहब हम नहीं देंगे तुमको लोन, ठीक है, तुम तो ना हमारा पैसा मरवा देते हो। आगे बात करें यहाँ पर अगेंस्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शन, तो लेवल प्लेइंग फील्ड लोगों को मिल ही नहीं पाता है यहाँ पर। अगर आप लोग बात करें इसके बारे में, जो कि यहाँ पर ताकतवर है, जिसके पास है पैसा है, वो यहाँ पर वोट खरीद कर ले गए इनडायरेक्ट वे में, तो ये बोल दिया हम लोगों ने। अब कोई इंसान बोले आकर कि हेल्थ अच्छी करेंगे, एजुकेशन अच्छा करेंगे भाई साहब, रोड अच्छी बनाएंगे और यहाँ पर महिलाओं या लड़कियों की सुरक्षा के बारे में बात करेंगे, कोई बोले कि यहाँ पर आकर 30% रिजर्वेशन महिलाओं को देंगे पार्लियामेंट में, स्टेट लेजिस्लेचर में, तो मजा आए कुछ सुनने में, हाँ कुछ अच्छी बातें कर रहे हैं, पर लेकिन वो बातें कोई नहीं बोलेगा भाई साहब। ऐसा है मुंह से निकलवा दो कोई भाई साहब, टेप लग जाती है मुंह पर, तो उनको पता है कि ऐसी बातें बोलनी नहीं है, इनको कोई सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। एक्चुअल में पॉलिटिशियन समझदार है, ठीक है, उनको पता है कि जो सुनना चाहते हैं वो सुनो और मजे लेकर जाओ, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। मैं आप लोग कई बार सुना देता हूँ, कई सारे बच्चों को बुरा लग जाता है कि सर कैसी कैसी बातें बोल देते हैं, ठीक है। नहीं कई बार मैं बोलता थोड़ा सा टाइट होकर, मुझे गुस्सा आता है, मैंने कहा क्या कर रहे हो, सो रहे हो, अब तक उठे नहीं हो, उठ जाना चाहिए आपको, जिंदगी बर्बाद कर रहे हो, ऐसे कुछ नहीं होने वाला है। तो कई सारे ऐसे टाइट सब जब बोल देता हूँ तो कई सारे बोलते हैं कि सर ऐसा लग रहा है किसी को गुस्सा उतार रहे हैं। अरे भाई साहब मेरे क्या आप लोगों से लड़ाई हो रखी है, कहीं लड़कर आया मैं गुस्सा उतारूंगा? मैं तो ये रहता है कि अच्छा लगता है जब रिजल्ट आता है तो आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए, तो वो चीजें लगती हैं। तो आप लोगों को जो सुनना चाहिए अगर वही सुनाते रहूं, गान गाता जाता रहूं, ठीक है। मतलब मैं आप लोगों को पढ़ाऊं और पढ़ाने के बाद में एक ओवरव्यू सा देकर चला जाऊं 10-15 मिनट की वीडियो बनाकर, और फिर बोल दूं कि सब कुछ कवर हो गया। तो अगर वो वाली मजे लेना है तो फिर वो वाली मजे लेते रहो। और मैं आप लोगों को स्टैटिक और करंट प्रॉपर डिटेल में सारी चीजें बता रहा हूं, एक तरीके से सारा बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में, एक वो वाली चीजें, ठीक है। तो थोड़ा वो नहीं कहते थोड़ा सा बड़ा होगा, पर लेकिन आप लोगों को डिटेल में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसी के चलते कई सारे रोते रहते हैं, इतना बड़ा लेक्चर बना दिया सर। अरे भाई साहब नहीं पढ़ना है तो मत पढ़ो यार, इस पीडीएफ देख लो जाकर, पीडीएफ से काम चल जाएगा आप लोगों का। क्यों लेक्चर देख रहे हो, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना? मतलब लेक्चर में ही टाइम बचाना है, ठीक है। लेक्चर भी 15 मिनट के चाहिए, ठीक है। सारी चीजें, मूवी नहीं देखते 15 मिनट की, उसको बोलो कि 15 मिनट की चाहिए, फिर तो होता पुष्पा राज वो वाली चीजें पूरी चाहिए आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पर यही बातें, तो एक इक्वलिटी वाला लॉबी खराब कर दिया यहाँ पर। तो बहुत सारे ऐसे चैलेंज है यहाँ पर, और कहीं ना कहीं ये काफी ज्यादा खतरनाक माहौल भी क्रिएट कर देते हैं देश के अंदर में, अगर इनको हम लोग ढंग से अंडरस्टैंड करें तो हम लोगों को ये चीजें समझनी है। यहाँ पर आज की डेट में क्या करना चाहिए, एक प्रॉपर पॉलिसीज लेकर आनी चाहिए ताकि इन चीजों को रोका जा सके, ठीक है। डिमांड के बेस पर यहाँ पर काम ऐसा करना चाहिए कि लोगों को इंपावर करे। ऐसा नहीं कि आप लोग उनको मछली पकड़कर दे रहे हैं कि लो मछली पकड़ो, उनको मछली पकड़ना सिखाओ ना, उनके पैरों पर खड़ा करो उनको। जैसे बोलता हूँ आंसर राइटिंग करो भाई साहब, आंसर राइटिंग करोगे तभी वहां पर जाकर कुछ काम होने वाला है, ठीक है। रेगुलर 2 आंसर देता हूँ लिखने के लिए, पर लेकिन देखो कितने करते हैं आंसर राइटिंग। तो ये बातें हैं, क्वेश्चन के आंसर पूछता हूँ तो वो बातें हैं। तो यहाँ पर एक केस है जिसको बोलते हैं एस सुब्रमण्यम बालाजी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु 2013 का केस।
तमिलनाडु का मैंने अभी केस दिखा ना, ये जो टेलीविजन लेकर भाग रहे हैं यहाँ पर, ये तमिलनाडु वाले ही इतने खुश हो रखे हैं, ठीक है। इनको ये नहीं पता तुम्हारे ही काट के तुम्हारी जेब में डाल दिया गया, ठीक है, तुम्हारी मतलब बेवकूफ बनाया गया, तुम्हारी मतलब एक तरीके से एक नहीं, तुम्हारी पैसा तुम्हारी जेब में डाल दिया गया, तुम ही खुश हो रहे हो, ठीक है, तो बेवकूफ बना दिया गया बेसिकली। तो यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर जो सुब्रमण्यम जो बालाजी का केस था, ये याद रखिएगा 2013 का, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला भी था कि भाई साहब बहुत ज्यादा खतरनाक है, यहाँ पर डिस्टर्ब करने वाला है, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं रहने देता, डेमोक्रेसी को बर्बाद करेगा, यहाँ पर ये अनरियलिस्टिक है, इससे थोड़ा सा बचो वरना बहुत सारी दिक्कतें देखने को मिलेगी। तो समझ में आ गया पूरा आर्टिकल क्या था। अब लिखने के लिए भी आ जाए तो कोई लिख भी सकते हो, कुछ को बताने के लिए आए तो बता भी सकते हो, मुझे नहीं लगता है कोई कंफ्यूजन होना चाहिए। तो काफी बेहतरीन और ये प्यारा आर्टिकल था, कोई भी आप लोगों को यहाँ पर डाउट नहीं होना चाहिए। अब नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा इंडिया और म्यांमार के रिलेशन के बारे में। इंडिया और म्यांमार का रिलेशन आप लोगों को समझाऊंगा काफी डिटेल में, काफी कुछ आप लोगों को जानने को मिलेगा। पर उससे पहले यहाँ पर अभी म्यांमार के अंदर समझ लेते हैं कि चल क्या रहा है, पड़ोसी देश में हो क्या रहा है, तभी आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे। म्यांमार जो है हमारी कंट्री में नॉर्थ ईस्ट के एरिया को टच करता है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और इसी के साथ में मिजोरम सबसे बड़ा टच करते हैं यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश के साथ में। इंपोर्टेंट मुद्दा क्या है? इंपोर्टेंट मुद्दा यहाँ पर यह है कि म्यांमार में यहाँ पर दो लोग जो है वो गवर्नमेंट चला रहे थे मिलजुल कर। एक तो यहाँ पर इनके जो आर्मी के लीडर थे ये चला रहे थे, ठीक है, और दूसरी साइड में यहाँ पर जो ये लीडर थी काफी लंबे समय तक जेल में रहकर आई, तो इनके बाद में यहाँ पर काम स्टार्ट किया गया। तो लगभग यहाँ पर आप लोग देखते हैं 2010 में रिलीज किया गया, हाउस अरेस्ट इनको रखा गया था, 15 ईयर यहाँ पर डिटेंशन में रखा गया था गवर्नमेंट के द्वारा। उसके बाद में यहाँ पर ये निकल के आई, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर इनके द्वारा लीडरशिप का रोल लिया गया एज ए काउंसिलर ऑफ स्टेट। यहाँ पर ये एनडीएल जो इसकी यहाँ पर एनएलडी, तो इसकी यहाँ पर ये लीडर बनकर आई और इनके द्वारा इलेक्शन वगैरह लड़े गए। हालांकि जो इलेक्शन थे यहाँ पर ये पहली बार फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन देश के अंदर देखने को मिले 2015 में। तो यहाँ पर जो ये सेकंड जो लैंडस्लाइड विक्ट्रीज की 2020 में देखने को मिली, 5 साल तो जैसे तैसे काट लिए, पर लेकिन जैसे ही 2020 में आए तो 1 फरवरी यहाँ पर 2021 में देश के अंदर मिलिट्री कू हुआ और उसमें मिलिट्री जो है वो पावर में आ गई। तो जैसे ही मिलिट्री पावर में आ गई तो ये जो सारे लीडर थे इनको उठाकर जेल में डाल दिया गया और यहाँ पर कंडीशन ये देखने को मिली कि आज की डेट में मिलिट्री वहां पर रूल कर रही है। तो इसके चलते यहाँ पर दिक्कतें देखने को मिल रही है। आज की डेट में भी यहाँ पर कंडीशन ये है कि मिलिट्री रूल कर रही है और सारी पावर जो है वो मिलिट्री के हाथ में, सारे जो बैंक वगैरह है वो क्लोज, इसी के साथ में जो आर्मी है वो अपने हिसाब से काम कर रही है, किसी की इंडिपेंडेंस नहीं है, लोगों पर गोलियां चलाई जा रही है। तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज देखने को मिल रहे हैं। ये एग्जैक्ट लोकेशन है सितवे, इसके बारे में याद रखेगा, क्वेश्चन भी आप लोगों से बन सकता है। तो यहाँ पर इसी के बारे में मैं आप लोगों से बात करूंगा, आर्टिकल के बारे में कई सारी बातें आप लोगों को जानने को मिलेगी। इंपोर्टेंट क्यों है हमारे लिए? क्योंकि हमारी कंट्री के फॉरेन मिनिस्टर जो है श्रृंगला साहब, वो अभी यहाँ पर विजिट पर गए थे, जिसके चलते यहाँ पर ये न्यूज में आ गया। तो यहाँ पर इसी के बारे में बात करेंगे। आज की डेट में यहाँ पर सारी पावर जो है वो मिलिट्री के हाथ में है, तो तब से लेके अब तक मिलिट्री यहाँ पर रूल कर रही है। अभी बात करें तो इंडिया और म्यांमार की विजिट के बारे में, तो हमारी कंट्री के जो फॉरेन सेक्रेटरी है हर्ष जो वर्धन श्रृंगला साहब, उनके द्वारा विजिट किया गया तो बोला गया कि 10 लाख के करीब हम लोग डोज प्रोवाइड कराएंगे और लगभग 10,000 टन जो चावल और गेहूं म्यांमार को प्रोवाइड कराएंगे। म्यांमार के अंदर खस्ता हालत हो रही है, उसको एक तरीके से लोगों को कुछ सपोर्ट यहाँ पर देखने को मिलेगी। पहली इंपॉर्टेंट बात तो ये देखने को मिली। दूसरी यहाँ पर एक तरीके से ये भी बोला गया कि डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड जो गवर्नमेंट है उसको सपोर्ट करना चाहिए, तो रिटर्न टू डेमोक्रेसी की बात की जा रही है कि डेमोक्रेसी पर वापस आना चाहिए। तो ये भी बातें की गई और इसी के साथ में यहाँ पर जो सपोर्ट प्रोवाइड कराने की कोशिश की गई। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को याद रखेगा जो आप लोग आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं। अभी यहाँ पर आसियान की मीटिंग हुई थी, उन्होंने भी कुछ सॉल्यूशन सुझाए थे। यहाँ पर वो जो सॉल्यूशन इनके द्वारा सुझाए गए वो यहाँ पर 5 पॉइंट फॉर्मूला इनके द्वारा बोला गया। तो 5 पॉइंट फॉर्मूले में पहला बोला गया कि एक तरीके से इमीडिएट जो है यहाँ पर वो इलेक्शन बंद होना चाहिए म्यांमार के अंदर में, ऑल पार्टी यहाँ पर मीटिंग होनी चाहिए, उसके ऊपर बोला गया। इसी के साथ में डायलॉग होना चाहिए ऑल पार्टीज का, ठीक है, ताकि पीसफुल सॉल्यूशन निकाल सके जो भी दिक्कतें यहाँ पर चल रही है। स्पेशल इन्वॉय आसियान का वो यहाँ पर फैसिलिटेट करे मीडिएशन, इनके मिलकर बातें करेंगे तो यहाँ पर ताकि सॉल्यूशन निकाला जा सके। आसियान जो है प्रोवाइड करेगा असिस्टेंस ताकि यहाँ पर सारी चीजें ढंग से चल सके। उसी के साथ में स्पेशल इन्वॉय डेलीगेशन जो है वो विजिट करेंगे म्यांमार ताकि ऑल पार्टी मीटिंग जो है वो उसको कन्विंस कराया जा सके कि हाँ आओ मिलकर बातें करें। पर लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा रिसेंटली अभी देखने को मिला नहीं। म्यांमार के अंदर सारी जो मनमानी चल रही है वो अभी इनके आर्मी लीडर की चल रही है और आसियान जो कंट्री है वो ज्यादा यहाँ पर कुछ कर नहीं पा रही है। आसियान के बारे में यहाँ से आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। आसियान जो है बेसिकली इसको एस्टेब्लिश किया गया था 8 अगस्त 1967 में और बैंकॉक के अंदर इसका ढक्कन खोला गया, यानी कि इसको बनाया गया। आसियान इसको इसलिए बैंकॉक डिक्लेरेशन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। स्टार्टिंग में 5 कंट्री थे, यानी कि 5 पांडवों के द्वारा मिलकर बनाया गया, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। आगे चलकर इसमें ब्रुनई ऐड हो गया 1984 में, वियतनाम ऐड हो गया 1995 में, लाओस और म्यांमार ऐड हो गया 1997 में और कंबोडिया 1999 में। तो इंपोर्टेंट मुद्दा क्वेश्चन डायरेक्ट बन जाएगा कि लाओस के साथ में म्यांमार ने ऐड किया,
तो अगर स्टेटमेंट देकर ही पूछ ले कि आसियान का मेंबर जो था वो म्यांमार बना था कब, तो 1997 है यहाँ पर इंपोर्टेंट एक तो पॉइंट। दूसरा, इसके साथ में और कौन सी कंट्री जो है आसियान का मेंबर बनी थी, तो याद रखिएगा लाओस और म्यांमार के द्वारा एक साथ में यहाँ पर ऐड किया गया था। तो लाओस और इसी के साथ में जो है म्यांमार के द्वारा एक साथ में यहाँ पर इसमें पार्ट बने थे। तो एक इंपॉर्टेंट मुद्दा आप लोग ये याद रखिएगा। अभी फिलहाल जो है यहाँ पर खस्ता हालत है, पर लेकिन हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है ये, खासकर अगर नॉर्थ ईस्ट के बारे में आप लोग बात करते हैं। इंडिया म्यांमार थाईलैंड जो ट्राइलेटरल हाईवे है वो काफी इंपॉर्टेंट है, जो इंडिया से होकर म्यांमार से होते हुए यहाँ पर और थाईलैंड तक पहुंचता है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ में दूसरा, कालादान मल्टी जो मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट आप लोगों को देखने को मिलता है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। कालादान ये प्रोजेक्ट के बारे में अभी एग्जाम में आप लोगों से क्वेश्चन भी बना था। तो ये जो प्रोजेक्ट है यहाँ पर कोलकाता से आप लोगों को देखने को मिलेगा, चलता है और सितवे पोर्ट तक जाता है, और फिर यहां से होता हुआ आइजोल यानी कि आप लोग यहां पर ये मिजोरम में जाता हुआ नजर आएगा। तो इसके चलते आप लोग समझ सकते हैं कि हमारी कंट्री के लिए कितना इंपॉर्टेंट ये हो जाता है एक कनेक्टिविटी बनाने के लिए, ठीक है। तो यहां पर एक कनेक्टिविटी बनेगी कोलकाता से लेके यहां पर बेसिकली जो इसके थ्रू। आगे रीजन क्या है अगर मैं मोटे मोटे तौर पर आप लोगों को बताऊं, तो कल को चलकर यहां पर चाइना अगर कुछ हरकतें कर देता है तो चिकन नेक तोड़ देगा, यहां पर बांग्लादेश के अंदर कुछ झड़प हो गई तो नहीं होगी काम। तो ऑल्टरनेटिव यानी कि तीन हमारे पास में हम लोग चीजें रख के चल रहे हैं कि कोई ना कोई तो काम आएगा ही अगर कोई दिक्कतें देखने को मिलती है। इसी के साथ में आगे चलकर जो ये ट्राइलेटरल हाईवे है, अगर ये वाली बात हम लोग की जा रही है, ये यहां से होते हुए आप लोग इसको दिल्ली तक भी पहुंचा सकते हो, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है उसको हम लोग कनेक्ट करके दिल्ली तक भी पहुंचा सकते हैं, वो भी एक तरीका चल रहा है। और ये कहीं ना कहीं ये चाइना को टैकल करने का भी एक तरीका है, क्योंकि इकोनॉमिक कॉरिडोर चाइना यहां पर बना रहा है, ये कुनमिंग से लेकर यहां पर ये सितवे ये इसी के पास में हम लोग बना रहे हैं, और यहां पर इसी के साथ में ये पर्टिकुलर जो एरिया है ये रैखाइन वाला स्टेट आप लोगों को देखने को मिलेगा, जहां से रोहिंग्या कम्युनिटी को मार के भगाया गया। तो वो वाली कनेक्टिविटी यहां पर ये चाइना भी आज के डेट में लेकर चल रहा है। तो चाइना इसको चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर का नाम दे रहा है। तो इसलिए चाइना का जो दबदबा है वो भी यहां पर कम हो पाएगा अगर इंडिया जो है जाकर यहां पर अपनी चीजों को आगे लेकर चलते हैं। तो एक ये भी काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं। इसी के साथ में अगर बात करें रैखाइन जो स्टेट डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में और बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में, तो ये भी आप लोग यहां पर याद रख सकते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट मुद्दा है, ठीक है। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये जो एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम है जिसके चलते यहां पर ये चीजें देखने को मिलती हैं। पीस और सिक्योरिटी काफी जरूरी है। अगर रोहिंग्या कम्युनिटी अभी बहुत सारे हमारे देश में आगे अलग अलग एरिया में, तो कैसे उनको यहाँ पर संभालना है, तो बहुत सारे हमारे देश में आ रहे हैं मिजोरम मणिपुर के अंदर में नॉर्थ ईस्ट में, तो कैसे यहाँ पर चीजों को लेकर चलना है, तो दिक्कतें देखने को मिलेगी, तो वो भी हम लोग को सोल्यूशन निकालने की कोशिश की जाती है। तो कहने का मतलब है कि इतनी सारी रोहिंग्या कम्युनिटी आ रही है यहाँ पर, आप लोग देखते हैं बहुत बुरी कंडीशन यहाँ पर देखने को मिलती है, तो उसको कैसे लेकर चलना है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर इंडिया और म्यांमार की टाई के बारे में बात करें तो ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप साइन की गई थी 1951 में, और आगे चलकर यहां पर फिर 1987 में प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जी के द्वारा यहां पर विजिट भी किया गया था। तो काफी अच्छे रिलेशन है हमारे कल्चर को हिस्टोरिकल और रिलीजियस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छे रिलेशन है इंडिया और म्यांमार के अंदर। इसी के साथ में अगर बात करें हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट भी है हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी को लेकर, इधर कनेक्टिविटी को लेकर, और लगभग यहां पर 725 दोनों कंट्री मैरीटाइम बाउंड्री भी एक दूसरे के साथ में टच करती है। तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है हमारी आज के डेट में, उसके चलते म्यांमार हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट जो है पड़ोसी देश बन जाता है। चाइना के कंपटीशन के बारे में भी आप लोगों से बात की है। इसी के चलते सागर यानी कि सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन दिस रीजन, तो ये हम लोग बेसिकली यहां पर आज के डेट में म्यांमार के साथ मिलकर काम करते हैं, तो इसके चलते काफी ज्यादा चीजें अच्छी रहती हैं। चाइना जो है यहाँ पर मैंने अभी बताया आप लोगों को यहाँ पर क्यूरपू पोर्ट वहां पर डेवलप कर रहे हैं, वही मैप पे मैंने दिखाया, तो उसका ऑल्टरनेटिव आप लोग बोल सकते हैं ये यहाँ पर हम लोग डेवलप कर रहे हैं सितवे पोर्ट। जैसे हम लोग ग्वादर पोर्ट के ऑल्टरनेटिव चाबार पोर्ट डेवलप कर रहे हैं ईरान वाले साइड में, ऐसे ही चाइना को यहाँ पर हम लोग भी कहीं ना कहीं टैकल करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि चाइना स्ट्रिंग ऑफ पर्ल के थ्रू पूरे देश को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। इसके चलते हम लोग सोल्यूशन निकाल रहे हैं, काफी क्रिटिकल है हमारे लिए, क्योंकि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म आप लोगों को देखने को मिलते हैं। उरी द सर्जिकल स्ट्राइक मूवी आप लोगों ने देखी होगी, उस टाइम पर क्या हुआ था, उस टाइम पर स्टार्टिंग में ही दिखाया गया कि म्यांमार के अंदर जाकर हम लोगों ने सर्जिकल स्ट्राइक की, कहीं ना कहीं अपनी कंट्री में जो इंसर्जेंसी है उसको कम करने के लिए। तो म्यांमार की आर्मी ने हमारा सपोर्ट प्रोवाइड करा, इसलिए हम लोग कुछ नहीं म्यांमार को बोलते हैं, क्योंकि वो हमारे टाइम पर हमारे साथ में खड़ा हुआ मिलता है। अगर कुछ बोलेंगे तो दिक्कतें देखने को मिलेगी। इकोनॉमिक कोऑपरेशन के बारे में बात करें तो कई सारी हमारी कंपनी काम करती है, मेड इन इंडिया जो डिफेंस इंडस्ट्री है उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं। तो इसी के साथ में कई सारे एरिया में हम लोग म्यांमार के साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। एक और इंपॉर्टेंट मुद्दा यहाँ पर देखने को मिलेगा, ये भी आप लोग याद रखते हैं, ईरान जो है यहाँ पर, इसी के साथ में अफगानिस्तान और पाकिस्तान, तो यहाँ पर आप लोगों को अफीम देखने को मिलती है काफी लार्ज स्केल में। ऐसे ही आप लोगों को यहाँ पर बर्मा, थाईलैंड और लाओस और वियतनाम, ठीक है। तो यहाँ पर बर्मा यानी कि म्यांमार में भी देखने को मिलती है। तो अगर कल को रिलेशन अच्छे नहीं रहेंगे तो हमारी कंट्री में जो दवाइयां हैं, खासकर ये जो नशे के पदार्थ हैं, उनकी क्वांटिटी बढ़ती नजर आएगी, तो हमारे देश को बहुत ज्यादा नुकसान देखने को मिल सकता है। तो ये भी जरूरी है कि इसके ऊपर हम लोग ध्यान रखें। तो ये पूरा आर्टिकल मैंने इसलिए आप लोगों को डिटेल में बताया ताकि कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में न रहे। अगर क्वेश्चन भी बन जाए हर तरीके से मैंने आप लोगों को यहाँ पर समझा दिया, ठीक है।
कि म्यांमार के अंदर चल क्या रहा था, वो सारी बातें बता दी। अच्छा, इनको नोबेल प्राइज कब मिला था ये आप लोगों को पता है? चलिए एक बार जाके सर्च कीजिएगा और फिर मुझे बताना, मेरा भी रिवीजन हो जाएगा। बाकी ये 5 पॉइंट आप लोग याद रख ले, ये इसके बारे में लिखने के लिए आ जाए तो याद रखना। और ये प्रोजेक्ट जो है, ये सारे प्रोजेक्ट आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन की फॉर्म में पूछे जा चुके हैं। तो ये कुछ मोटे मोटे पॉइंट थे जो डिटेल में मैंने आप लोग को बता दिए, और ये वाला एरिया भी आप लोग हल्का सा याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ये था टोटल इसके बारे में इंफॉर्मेशन। आई होप कि आप लोगों के माइंड में कंप्लीट क्लैरिटी आ गई होगी। तो इसको एक्सप्लेन करता हूं सारी की सारी टर्म। तो आंसर क्या है कि टर्मिनेशन कर देना सिटिंग का पार्लियामेंट के द्वारा इंडेफिनेट पीरियड के लिए। तो क्या आप लोग बोलोगे इसको? सबसे पहले तो आप लोग ये पता होना चाहिए, तो इसको बोलते हैं एडजन साइनेडाई। तो इसको आप लोग समझिए तो सारे कंफ्यूजन आप लोग के दूर हो जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं एडजनमेंट के बारे में। एडजनमेंट का मतलब होता है चीजों को सस्पेंड कर देना, पर लेकिन इस तरीके से सस्पेंड करना कि बता देना फिर से मिलेंगे, यानी कि हम है राही प्यार के फिर मिलेंगे चलते चलते। तो यानी कहने का मतलब है कि चलते चलते कब मिलोगे कि भाई साहब अगले हफ्ते मिलेंगे। तो बोल दिया ठीक है अगले हफ्ते मिलेंगे, तो सेशन टर्मिनेट तो कर दिया है, पर लेकिन स्पेसिफिक टाइम के लिए क्या है? वो टाइम 1 घंटा भी हो सकता है, वो टाइम 1 दिन भी हो सकता है, वो टाइम कई सारे वीक्स भी हो सकते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि चाहे वो टाइम कुछ भी हो, 1 घंटा हो, 1 दिन हो, या कुछ दिन हो, कुछ महीने हो, पर लेकिन पता रहेगा कि उस दिन मिलेंगे। भाई साहब डेट फिक्स कर दी कि आज मिलेंगे, तो डेट टाइम फिक्स कर दिया, तो यहां पर कैंडल लाइट डिनर किया जाएगा, उस दिन मिलेंगे जिस दिन भी मिलेंगे। तो ये ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है। डिसाइड कौन करता है? प्रिजाइडिंग ऑफिसर रहता है हाउस का। राज्यसभा में हो गए चेयरमैन और लोकसभा में हो गए स्पीकर ऑफ द लोकसभा। तो ये डिसाइड करते हैं यहां पर एडजनमेंट के बारे में। कोई कॉन्सेप्ट में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्लियर हो गया ना? मतलब क्या होता है, अगर फाइनल करके हम लोग बेसिकली निकल रहे हैं कि भाई साहब उस दिन मिलना है तो मिलना है, तो ये आप लोगों का एडजनमेंट कहलाता है। ओनली एडजनमेंट की कैटेगरी में यहां पर आता है। अब कुछ आगे एक और टर्म आप लोगों को देखने को मिलेगी कि एडजनमेंट तो बोल देते हैं, पर लेकिन यहां पर साइनेडाई भी बोल देते हैं, ठीक है। तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि ब्रेकअप हो गया भाई साहब, अब ये नहीं पता है कि मिलेंगे भी नहीं मिलेंगे। तो उस तरीके से आप लोग याद रखना कि ब्रेकअप हो गया जिंदगी में, अब पता नहीं आगे कभी जिंदगी में मिलने वाले हैं या फिर नहीं मिलने वाले हैं। अगर हाँ मिलेंगे तो एक तरीके से इत्तफाकन मिलेंगे, कोई डिसाइडेड डेट नहीं होगी। तो जो इत्तफाकन होता है यहां पर, तो उसमें कोई डिसाइडेड डेट नहीं होती है, ठीक है। मिल लिए यहां पर इत्तफाकन मिल गए, तो इनडेफिनेट पीरियड के लिए यहां पर चले गए एक दूसरे से दूर। तो ये हो गया यहां पर क्या हो गया? इनडिफाइंड पीरियड के लिए चले गए यहां पर। तो इसको आप लोग क्या बोलते हैं? इसको यहां पर एडजनमेंट बोलते हैं, बेसिकली साइनेडाई। तो ये जो है यहां पर पावर रहती है, ये बेसिकली प्रिजाइडिंग ऑफिसर में ही रहती है। जैसे लोकसभा में हो गए स्पीकर और राज्यसभा में हो गए चेयरमैन, ये आप लोगों को देखने को मिलेगी। हालांकि क्या होता है यहां पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है हाउस के, वो कॉल करते हैं सिटिंग कि यहां पर आओ यार, उससे पहले कि डिसाइड करेगी कैसे यहां पर मिलना है। तो कहने का मतलब यहां पर यह कि अगर आप लोगों से कोई पूछे यहां पर एडजनमेंट में क्या है और यहां पर एडजनमेंट साइनेडाई में क्या डिफरेंस है, तो ये मोटा मोटा फर्क तो मैंने बता दिया। पर लेकिन जब यहां पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो कॉल करेंगे मीटिंग को दोनों हाउसेज की, बिफोर द डेट और टाइम, एक तरीके से टू विच हैज बीन एडजन, जो एडजन होना है, ठीक है, और द एनी टाइम आफ्टर द हाउस हैज बीन एडजन साइनेडाई, यानी कि यहां पर एक डेट डिसाइड की जाती है इसके बाद में कि भाई साहब अब यहां पर इस तरीके की चीजों को लेकर चला जाएगा। तो जब भी मिलेंगे वो बुलावा भेजा जाएगा, न्योता भेजा जाएगा, किसके द्वारा? स्पीकर के द्वारा। प्रिजाइडिंग ऑफिसर है लोकसभा में स्पीकर और राज्यसभा में कौन है यहां पर? चेयरमैन। तो वो न्योता भेजेंगे कि भाई साहब दावत पे आ जाना, उस दिन से यहां पर हंगामा खड़ा कर रहे हैं, ठीक है। तो हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरा मकसद है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। तो ये बेसिकली वहां पर फिर से मिलेंगे। तो ये 2 मुद्दे आप लोग समझिएगा ध्यान से। जो नेक्स्ट इंपोर्टेंट टर्म है मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, इसको भी थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। अब तक जो काम किए जाते थे वो यहां पर जो स्पीकर या फिर चेयरमैन के द्वारा किए जाते थे, पर लेकिन अब नेक्स्ट लेवल पर हम लोग पहुंच जाएंगे, इसको बोलते हैं प्रोरोगेशन। प्रोरोगेशन जो होता है यहां पर, इसका मतलब होता है कि टर्मिनेशन ऑफ द सेशन ऑफ हाउस, यानी कि एक जो हाउस रहता है उसका टर्मिनेशन कर देना सेशन का। अब वो हाउस में आप लोगों का लोकसभा भी हो सकता है और राज्यसभा भी हो सकता है। तो प्रेसिडेंट के हाथ में, यानी कि हमारे जो आज के में राष्ट्रपति हैं उनके हाथ में पावर है। अनुच्छेद 85A के तहत यहां पर 85 का 2A ये उनको पावर देता है कि टर्मिनेट कर देना बोथ द सिटिंग, यानी कि बोथ द हाउसेज की जो सिटिंग है, सेशन जो है वो टर्मिनेट कर दिए जाते हैं। यूजुअली ये काम कब होता है? जब ऑलरेडी हो चुका है कि एडजनमेंट हो चुका है साइनेडाई, जब यहां पर ऑलरेडी जो स्पीकर है वो यहां पर ये ऐसा काम कर चुके होते हैं। तो नॉर्मली यहां पर क्या होता है कि उसके बाद में आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा प्रेसिडेंट का यहां पर ये होता है कि चलो ठीक है अब तुम्हारा काम निबट गया, अब यहां पर क्या करते हैं, यहां पर इसको प्रोरोगेशन कर देते हैं, ठीक है। तो प्रोरोगेशन मतलब यहां पर प्रेसिडेंट के द्वारा दिया जाता है। तो प्रोरोगेशन का मतलब है कि एक तरीके से सेशन को ही टर्मिनेट कर देना पूरा, बिल्कुल कंप्लीटली, यानी कि फाइनल जो ठप्पा लगेगा यहां पर वो किया जाएगा प्रोरोगेशन प्रेसिडेंट के द्वारा। प्रेसिडेंट जो है वो इशू करते हैं नोटिफिकेशन ऑफ प्रोरोगेशन ऑफ द सेशन कि हाँ भाई साहब आप अपने घर जाओ, अब एंजॉय करो अपनी लाइफ को, जो भी आप लोग कर सकते हैं, और यहां पर फिर मिलेंगे तो आप लोगों को न्योता भेज दिया जाएगा। अगर यहां पर प्रेसिडेंट जो है वो ऑल्सो प्रोरोगेट कर सकते हैं हाउस वाइल द सेशन, यानी कि ऐसा नहीं कि साइनेडाई होगा तभी प्रोरोगेट किया जाएगा। यहां पर जो प्रेसिडेंट है वो जब सेशन चल रहा है, काम कर रहा है, उसको तभी भी यहां पर एक तरीके से प्रोरोगेशन प्रेसिडेंट के द्वारा किया जा सकता है। अगर यहां पर इस तरीके से प्रेसिडेंट कोई काम करते हैं
तो ऑल पेंडिंग नोटिस जो भी रहते हैं कि ये काम उस दिन होगा, वो ऐसा होगा, ऐसी चीजें होगी, वो सारे जो हैं वो खत्म हो जाते हैं। बस ओनली उनको छोड़कर जो बिल इंट्रोड्यूस किए गए हैं और वो पास नहीं हुए, उनके ऊपर डिबेट डिस्कशन चल रहा है, उनको छोड़कर सारे नोटिस कि हाँ ये होगा, वो होगा, जो भी होगा, कुछ नहीं होगा। ठीक है, जिनको ऑलरेडी इंट्रोड्यूस किया जा चुका है वो माल बचेगा, बाकी सारा माल खल्लास। अब इंटरेस्टिंग चीज यहां पर ये RECESS, ठीक है, तो इसको बेसिकली रेसिस बोलते हैं और नॉर्मल भाषा में आप लोग इसको बोल सकते हैं अवकाश। आप लोग नहीं बोलते रेसिस होगी, चलो खाना खाते हैं, और लंच वाला टाइम जो होता है रेसिस होता था, वो वही वाला है यहाँ पर ये। तो ये टर्म यूज किया जाता है यहाँ पर, ये बोलते हैं कि जब हाउस जो है यहाँ पर, अगर उनके बारे में बात करें, ये पीरियड बिटवीन द प्रोरोगेशन, जब प्रोरोगेशन ऑफ द हाउस चलता है यहाँ पर, यानी कि जब उसको टर्मिनेट कर दिया गया है, ठीक है, और इसी के चलते यहाँ पर जब न्यू सेशन होगा, यानी कि जब से प्रोरोगेट किया और जब से वहां पर होगा, तब तक जो सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो हैं उनका रेसिस चलेगा, यानी कि वो एंजॉय करेंगे अपनी लाइफ को, खेलेंगे, कूदेंगे, मस्ती करेंगे। ये यहाँ पर एक तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो ये शब्द भी आप लोग याद रखेगा। ठीक है, तो एडजन का बता दिया, एडजनमेंट साइन एंड डाई बता दिया, प्रोरोगेशन बता दिया, रेसिस बता दिया। एक टर्म है यहाँ पर डिजोल्यूशन। डिजोल्यूशन का क्या मतलब होता है? डिजोल्यूशन का नॉर्मल भाषा में अगर आप लोग समझेंगे तो इसका मतलब होता है चीजों को डिसोल्व कर देना, यानी कि एक तरीके से खत्म कर देना, यानी कि उसकी लाइफ को एंड कर देना। मतलब क्या है, यहां पर अगर कोई भी सेशन आप लोगों ने टर्मिनेट किया है तो अभी भी गवर्नमेंट जो है वो काम कर रही है, फिर से वो सेशन बुलाया जा सकता है। पर लेकिन नॉर्मली ये काम कब तब होता है जब यहाँ पर जो हाउस होता है उसका एक तरीके एक दिन खत्म हो चुके होते हैं, यानी कि अब जो है यहाँ पर क्या होगा, अब गवर्नमेंट जो है उसकी कहानी खत्म, यहाँ पर डिसोल्व कर दिया यहाँ पर लोकसभा को। इसका मतलब ये है कि इलेक्शन होंगे, अब इलेक्शन के बाद में फिर से यहाँ पर चुनकर आएगी, एक नई असेंबली यहाँ पर बनेगी, नए इलेक्शन के बाद में नई पावर में यहाँ पर गवर्नमेंट आएगी, तो वो होता है बेसिकली उसके बाद में। तो यहाँ पर डिसोल्यूशन हाउस का किया जाता है। ये डिसोल्यूशन आप लोगों को पता है ओनली लोकसभा में ही आप लोगों को देखने को मिलेगा, राज्यसभा में डिसोल्यूशन जैसी कोई भी चीज नहीं होती है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोग यहां पर समझ सकते हैं कि डिसोल्यूशन ओनली लोकसभा में ही होता है, राज्यसभा में डिसोल्यूशन नहीं होता है। राज्यसभा को इसीलिए आप लोग एक परमानेंट हाउस भी बोलते हैं, तो राज्यसभा में परमानेंट हाउस इसीलिए इसको बोला जाता है। तो काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि आप लोग को बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो ये कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो कि एग्जाम में आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, इनको आप लोग क्रिस्टल क्लियर माइंड में रख के चलना है। ठीक है, एक सेकेंड, इसको क्या हो गया। अभी यहाँ पर कुछ और पॉइंट मैं आप लोगों को बताऊं, सिर्फ 5G सर्विस अगस्त और सितंबर में आप लोगों को देश के अंदर देखने को मिलेगी, तो ये अच्छी बात है, खुशखबरी है। आने वाले टाइम में 5G सर्विस का मतलब कि और अच्छी इंटरनेट की सर्विस आप लोगों के हाथ में आएगी, जिससे कि आप लोग और प्रोडक्टिव वे में अपने काम को अच्छे से इंप्लीमेंट कर पाएंगे। अभी यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा बोला गया कि वो जल्दी से जल्दी चाह रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट से जो यहाँ पर आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट जो है वो हट जाए, यानी कि माहौल वहाँ पर नॉर्मल हो जाए। तो उसके चलते बात की जा रही है। आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट हमारे देश में बेसिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्ट है, आज का नहीं है, ये आज़ादी से पहले का आप लोगों को देखने को मिलेगा। यहाँ पर क्विट इंडिया मूवमेंट को ध्यान में रखते हुए अंग्रेज यहाँ पर इसको लेकर आए थे और वॉइस राय थे यहाँ पर लिंगलित को, जिनके द्वारा यहाँ पर ये बेसिकली लाया गया था। तो उसके चलते सारी चीज़ें अभी कंटिन्यूअस देखने को मिल रही हैं, क्योंकि यहाँ पर कई सारे एरिया में जब यहाँ पर इंडिया पाकिस्तान के बीच में बंटवारा भी हुआ तो कई सारे इशू निकल कर आए, जिसके चलते बार बार न्यूज़ में आता था। ठीक है, तो इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोग याद रख सकते हैं। बेसिकली कई बार बोला जाता है कि ये फंडामेंटल राइट का भी हनन करता है, वो अलग बात है, पर लेकिन इसके बारे में एक मोटा मोटा आइडिया रखेगा। आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट जो है ये अभी हमारे देश में देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ें हैं, मैंने टेलीग्राम ये भी सारी चीज़ें PDF में प्रोवाइड करा दी है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। वेस्ट बंगाल जो है वो बोल रहा है कि जो भी छात्र आए हैं यूक्रेन से, अभी यहाँ पर उनको सही एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाएगी, तो एक अच्छी बात है। यहाँ पर 2 मिलिटेंट की डेथ हो गई यहाँ पर, तो ये हमारी मिलिट्री के द्वारा काफ़ी अच्छा एक तरीके से उनको सही जगह पर पहुँचा दिया गया है। बाकी यहाँ पर स्टूडेंट जो है यहाँ पर एक तरीके से वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं यहाँ पर माइनॉरिटी के राइट को लेकर। इंटरेस्टिंग बात आप लोग को बताऊं, हमारे संविधान में आर्टिकल 13 और आर्टिकल 30, तो वो 29 और 30 माइनॉरिटी सब तो लिखे हुए मिल जाते हैं आप लोगों को, पर लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है कि माइनॉरिटी होता क्या है। ठीक है, तो उसको यहाँ पर पार्लियामेंट के ऊपर छोड़ दिया गया है। इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन आने वाले टाइम में आप लोग को अच्छे होते हुए नजर आएंगे, तो उसके बारे में बातें यहाँ पर आप लोग को देखने को मिल रही है। रसिया और यूक्रेन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट जो है वो बेसिकली बोल रहा है कि सेल्फ रिलायंट हम लोग को हो जाना चाहिए, यानी कि कल को चलकर हम लोग के ऊपर कोई भी दिक्कत पड़ सकती है तो हम लोग को उसके चलते अपना काम धंधा जो है वो ढंग से देख लेना चाहिए, किसी के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। तो ये बात यहाँ पर बोली गई है। ठीक है, इसी के साथ में यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रहा है कि आने वाले टाइम में इंप्लीमेंट काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलने वाला है। मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, IT, हेल्थ, ट्रेड, इनमें सबको व्यापार जो मिलने वाली है। तो देखते हैं कितनी जॉब यहाँ पर मिलती है, चलिए जो भी होगा आगे पता चलेगा। बाकी यहाँ पर केसेस बढ़ने स्टार्ट हो गए हैं, थोड़ा ध्यान रखिए, कल को चलकर दिक्कतें निकल कर आ सकती हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पर साफ हैजल जो हैं ये 2010 बैच के टॉपर थे, इनके द्वारा अभी रिजिग्नेशन दिया गया था, अपनी खुद की पॉलिटिकल पार्टी बनाई गई थी, पर उधर से यहाँ पर आर्टिकल 370 हट गया और यहाँ पर इनकी जो एक तरीके से एस्पायरेशन थी वो खत्म हो गई। तो अभी यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि आप लोगों को यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर को फिर से राज्य बनाना चाहिए। ठीक है, तो यानी कि अभी यहाँ पर देखते हैं राज्य बनता है या फिर नहीं बनता है। बाइडन जो है वो 33 बिलियन यूक्रेन को देने की बातें कर रहे हैं, इनके चाह नहीं रहा है कि यहाँ पर लड़ाई बंद हो, तो
तो देखते हैं क्या मुद्दा बनता है। श्रीलंका में अभी प्रोटेस्ट चल रहे हैं और इसी के साथ में यहाँ पर अफगानिस्तान के अंदर बम ब्लास्ट चल रहे हैं, पटाखे फोड़े जा रहे हैं, दीपावली बनाई जा रही है। ठीक है, आज के जो यहाँ पर क्वेश्चन के आंसर दिए गए काफी अच्छे से, तो ये मून के द्वारा दिए गए काफी अच्छे से यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर सारे क्वेश्चन पूछे थे मैंने, काफी डिटेल में इनके द्वारा एक्सप्लेन किए गए। तो यहाँ पर आप लोग देखते हैं, इसी के साथ में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में, कहाँ से तेल इंपोर्ट करते हैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे के बारे में और आंग सांग सुई की के बारे में। अच्छा, अब की बार जो 2021 में और 20 में जो नोबेल प्राइज मिले हैं वो किस किस को मिले हैं पीस के अंदर में, ये आप लोग को बताना है। तो इसके बारे में याद रखिएगा। आज का सुडोकू जो है वो 2 स्टार का अच्छे से आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ये था आज का डिस्कशन। मैं आशा करता हूँ आप लोगों ने अच्छे से एंजॉय किया होगा। पीडीएफ जो है यहाँ से जाकर डाउनलोड कर लेना, सारी चीजें इकट्ठी मिल जाती हैं। नेक्स्ट लेक्चर मिलता हूँ, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।